वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं जिस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ उस ड्रामा का नाम है व्हाट्स रॉन्ग विद अस। ये एक फूडी थ्रिलर रोमांस ड्रामा है। अगर इस ड्रामा की रेटिंग की बात करें तो 8.2 आउट ऑफ 10 है। टोटल एपिसोड 8 है। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है नाव के घर से, जहाँ पर नाव अपने बाल काट रही होती है और पास्ट की बातें याद कर रही होती है जिसे वो चाह कर भी नहीं भूल पाती। और नाव डिसाइड करती है कि पास्ट में जिसने उसके साथ गलत किया है वो उससे बदला लेगी। कि तभी कुछ मंथ पहले की स्टोरी दिखाई जाती है कि आखिरकार नाव के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो बदला लेने के कगार पर आ गई है। एक्चुअली नाव एक शेफ होती है। वो बहुत अच्छी मिठाइयाँ बनाती है जिसे खाकर लोग बहुत खुश होते हैं और नाव को मिठाइयाँ बनाना बहुत ही पसंद होता है। आगे नाव की दोस्त मयूरा नाव को अपने शादी पर मिठाइयाँ बनाने को कहती है क्योंकि मयूरा को नाव की मिठाइयाँ बहुत पसंद होती है। तो नाव मयूरा की शादी पर मिठाइयाँ बनाने के लिए तैयार हो जाती है। कि तभी मयूरा नाव को बताती है कि इसमें एक प्रॉब्लम है। सबसे पहले तुम्हें मेरी फैमिली को खुश करना होगा अपनी मिठाई बनाकर। अगर उन्हें तुम्हारी मिठाई पसंद आई तभी तुम मेरी शादी में मिठाइयाँ बना पाओगी। और तुम्हें एक बंदे से कंपटीशन भी लड़ना होगा क्योंकि मेरी शादी में वो भी मिठाई बना रहा है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी बहुत धूमधाम से हो और सब मेरी शादी को याद रखे, इसलिए मैं सब कुछ परफेक्ट चाहती हूँ। इसलिए तुम दोनों में से जो अच्छा होगा वही मेरी शादी पर मिठाई बनाएगा। तो नाव कहती है तुम हम दोनों में मुकाबला करवाना चाहती हो कि किसकी मिठाई सबसे अच्छी है। तो मयूरा कहती है प्लीज बुरा मत मानना, मैं बस चाहती हूँ कि मेरी शादी ग्रैंड हो। तो नाव कहती है कोई बात नहीं, मैं उससे मुकाबला करूंगी। वैसे वो बंदा कौन है जिससे मेरा मुकाबला होगा? तो मयूरा कहती है वो कोंगेस्तु रेस्टोरेंट का मालिक है। तो मयूरा जैसे ही कोंगेस्तु रेस्टोरेंट का नाम सुनती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। आगे 15 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर नाव अपनी माँ के साथ कोंगेस्तु रेस्टोरेंट गई होती है क्योंकि उसकी माँ एक शेफ होती है और उसे वहीं पर जॉब मिली होती है। तो नाव अपनी माँ के साथ वहाँ पर रहने के लिए जाती है। तो वहाँ पर उसकी मुलाकात तसबुकी से होती है। तो दोनों एक दूसरे को एक ही नजर में एक दूसरे का दोस्त बना लेते हैं और दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। तो तसबुकी हमेशा नाव के साथ ही खेलता है और उसके साथ ही टाइम बिताता है। एक दिन तसबुकी नाव को अपने साथ बाहर जाने को कहता है ताकि वो लोग बाहर का नजारा देख सके। पर नाव की मॉम नाव को जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे अस्थमा होता है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं होती, जिस वजह से उसकी माँ उसे बाहर जाने नहीं देती। तो नाव सैड हो जाती है। तो तसबुकी नाव को सैड होता हुआ नहीं देख पाता और कहता है अगर हम बाहर नहीं जा सकते तो क्या हुआ, हम लोग घर में बैठकर मिठाइयाँ बनाएंगे, ठीक है? तो नाव की मम्मी कहती है ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, चलो मैं तुम लोगों को एक अच्छी मिठाइयाँ बनाना सिखाती हूँ। आगे नाव की मम्मी उन दोनों को मिठाइयाँ बनाना सिखाती है और दोनों साथ में खूब मजे भी करते हैं। आगे नाव अपने माँ के तरीके से सिखाई गई मिठाइयाँ बनाती है और अनेक प्रकार की बनाती है। कि तभी उधर से नाव की मम्मी आती है और नाव को कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है रूम के बाहर मत खेला करो, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें बेवजह डांट पड़ जाएगी। कि तभी वहाँ पर तसबुकी भी आ जाता है और नाव की मम्मी को कहता है देखो नाव ने कितनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई है, वो भी अलग अलग प्रकार की। तो नाव की मम्मी ये सब देखकर बहुत खुश होती है। तो तसबुकी नाव को कहता है तुम बहुत अच्छी शेफ बनोगी, जब मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक बन जाऊंगा ना तब मैं तुम्हें भी काम पर रखूंगा और तुम्हें शेफ नंबर 1 का ओहदा भी दूंगा। तो नाव ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है सच में तुम ऐसा करोगे? तो तसबुकी नाव को प्रॉमिस करता है और कहता है मैं सच में ऐसा करूंगा। आगे वहाँ पर तसबुकी के पापा आ जाते हैं और तसबुकी को डांटते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि नौकरों के कमरे में आकर मत खेलो, तुम यहाँ के वारिस हो, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता, समझे? आइंदा से तुम यहाँ पर नहीं आओगे। और ये कहकर तसबुकी के पापा तसबुकी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे नाव अपनी मम्मी को कहती है माँ मैं हमेशा यहीं रहना चाहती हूँ और यहीं पर रहकर काम करना चाहती हूँ और मैं तसबुकी के साथ मिलकर मिठाइयाँ बनाना चाहती हूँ, हम हमेशा यहीं रहेंगे ना? तो नाव की मम्मी ये सुनकर घबरा जाती है जैसे कि वो कुछ छुपा रही हो। तो नाव की मम्मी हंसते हुए नाव को अपने पास बुलाती है और उसे मिठाइयाँ बनाने वाली मशीन देती है और कहती है तुम जहाँ भी रहो और जहाँ भी रहकर मिठाइयाँ बना रही हो, जब तक तुम प्यार से मिठाइयाँ बनाओगी तब तक मैं और तसबुकी तुम्हारे साथ रहेंगे, इसलिए फिजूल की बातें सोचना बंद करो, ठीक है? तो नाव ये सुनकर खुश हो जाती है। आगे नाव जब सो के उठती है तो उसके पास उसकी माँ नहीं होती। तो नाव अपनी माँ को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। कि तभी नाव की नजर तसबुकी पर पड़ती है जिसके हाथ खून से रंगे हुए होते हैं और वहाँ पर तसबुकी के पापा की लाश भी होती है। तो नाव उसे देखकर पूरी तरह डर जाती है। आगे वहाँ पर पुलिस जाँच पड़ताल करने के लिए आ जाती है। तो तसबुकी की माँ तसबुकी से पूछती है तुम्हारे पापा को किसने मारा, मुझे बताओ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तो तसबुकी नाव की मम्मी की तरफ इशारा करते हुए कहता
कहता है कि इस औरत ने मेरे पापा को मारा है। तो नाव और नाव की मम्मी ये सब सुनकर पूरी तरह हैरान होती है। आखिरकार तसबुकी बक क्या रहा है। आगे पुलिस नाव की मम्मी को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि सारे सबूत नाव के मम्मी के खिलाफ होते हैं। तो नाव मम्मी की ऐसी हालत देखकर खूब रोती है, पर किसी को भी उस छोटी सी बच्ची पर तरस नहीं आता और उसके बाद नाव को उस हवेली से निकाल दिया जाता है। आगे प्रेजेंट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर नाव रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है कि तभी वो लाल रंग देखकर डर जाती है क्योंकि उसे लाल रंग से फोबिया होता है, क्योंकि बचपन में जो उसके साथ हुआ वो लाल रंग देखने से उसे सब याद आने लगता है, जिससे नाव की तबीयत खराब होने लगती है। आगे नाव को उस रेस्टोरेंट से निकाल दिया जाता है क्योंकि वहाँ के बॉस को पता चल जाता है कि उसकी माँ एक खूनी थी और इसी वजह से वो उसे काम से निकाल देते हैं। तो नाव सैड होकर अपना सारा सामान लेकर जा ही रही होती है और ये सोच रही होती है आखिरकार किसने उसके मालिक को ये बताया कि उसकी माँ एक खूनी है, कि तभी उसके हाथ से उसका सारा सामान नीचे गिर जाता है। तो नाव रोते हुए अपना सारा सामान उठा ही रही होती है कि तभी उधर से एक बंदे की एंट्री होती है और वो बंदा नाव को एक लेटर देता है और कहता है ये लेटर तुम्हारी माँ ने मुझे दिया था और उन्होंने कहा था कि जब तुम 20 साल की हो जाओ तब मैं तुम्हें ये लेटर दूं। और वो बंदा नाव को वो लेटर देकर वहाँ से गायब हो जाता है। आगे नाव वो लेटर पढ़ती है तो उसकी माँ ने उस लेटर में ये लिखा होता है कि उसने वो खून नहीं किया है, उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। तो नाव ये पढ़कर खूब रोती है और वो डिसाइड कर लेती है जिसने उससे उसकी माँ को छीना और उसका पूरा बचपन बर्बाद कर दिया वो उन सब से गिन गिन कर बदला लेगी। आगे नाव के कंपटीशन वाला दिन आ जाता है तो नाव मयूरा के घर जाती है। तो मयूरा नाव को देखकर बहुत खुश होती है और मयूरा नाव को किचन दिखाती है और कहती है यहीं पर तुम्हें मिठाई बनानी है। तो उस किचन में तसबुकी भी रहता है। तो नाव तसबुकी को देखकर पूरी तरह डर जाती है कि तभी तसबुकी नाव को दरवाजा बंद करने को कहता है क्योंकि उसकी मिठाइयाँ ड्राई हो रही होती है। तो नाव दरवाजा बंद कर देती है कि तभी तसबुकी नाव के पास आता है और उसका हाथ देखता है और कहता है तुम ही मुझसे मुकाबला करने वाली हो, है ना। तो नाव उसे कुछ भी नहीं कह पाती कि तभी उधर से तसबुकी का असिस्टेंट उसे बुलाता है। तो तसबुकी वहाँ से चला जाता है। आगे वो दोनों किचन में मिठाइयाँ बनाने लगते हैं। तो नाव तसबुकी को देखकर पूरी तरह घबरा जाती है और उससे एक भी काम नहीं होता। तो उसे लगता है कि वो तसबुकी के साथ मिलकर काम नहीं कर पाएगी और नाव वहाँ से चली जाती है कि तभी वो बाहर जाकर देखती है कि मयूरा अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश है। तो उसे याद आता है कि मयूरा ने उसे कहा था कि वो अपनी शादी ग्रैंड चाहती है। तो नाव मयूरा की खुशी को देखकर रुक जाती है और फिर से किचन जाकर मिठाइयाँ बनाने लगती है। आगे दोनों अपनी मिठाइयाँ सबके सामने प्रेजेंट करते हैं तो सबको दोनों की मिठाइयाँ बहुत पसंद आती है। तो सारे मेंबर्स उन दोनों को कहते हैं तुम्हारी मिठाइयाँ बहुत ही अच्छी है, इसलिए हम कुछ देर बाद बताएंगे कि किसकी मिठाइयाँ सबसे ज्यादा अच्छी थी। आगे नाव बहुत खुश होती है और वो सोचती है कि अगर वो इस मुकाबले में जीत गई तो उसे बहुत बड़ा ऑर्डर मिलेगा जिससे वो अपना खर्चा निकाल पाएगी। कि तभी नाव मयूरा और उसके पेरेंट्स की बातें सुन लेती है। आगे मयूरा अपने पेरेंट्स से बात करती है और कहती है नाव की मिठाई सबसे अच्छी थी, हमें उसी मिठाई को रखना चाहिए। पर मयूरा के पेरेंट्स मयूरा को समझाते हैं हम कोंगेस्तु से पंगा नहीं ले सकते, वो बहुत बड़ी रेस्टोरेंट है, अगर हमने उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की तो हमें इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, इसलिए हमें कोंगेस्तु को ही चुनना होगा। तो नाव को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो सोचती भी है वो जाकर उन लोगों से बात करे कि ये गलत है, पर वो खुद को रोक लेती है और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। आगे तसबुकी नाव को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। तो नाव ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो तसबुकी नाव को कहता है मैं तुमसे मजाक कर रहा था, और ये कहकर तसबुकी वहाँ से जाने लगता है। तो नाव ये सुनकर सोचने लगती है कि इससे अच्छा मौका उसे नहीं मिलेगा बदला लेने का, और वो तसबुकी को हाँ कर देती है और कहती है मैं तुमसे शादी करूंगी। तो तसबुकी ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और नाव के करीब जाकर कहता है अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो आज से ठीक 3 दिन बाद 3 बजे हवेली आ जाना, और हाँ गिफ्ट लाना मत भूलना, समझी। और एक बात अपने दिमाग में ठान कर आना, एक बार जब तुम हवेली में एंट्री कर लोगी तो वहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होगा, इसलिए सोच समझ कर ही आना। और ये कहकर तसबुकी वहाँ से चला जाता है कि तभी उधर से मयूरा आती है और नाव को सॉरी कहती है। तो नाव कहती है कोई बात नहीं, लेकिन क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकती हूँ। तो मयूरा कहती है क्यों नहीं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो नाव मयूरा को कहती है क्या तुम कोंगेस्तु रेस्टोरेंट से उसकी स्पेशल मिठाई खरीद कर ला सकती हो। तो मयूरा कहती है क्यों नहीं। आगे मयूरा नाव को वो मिठाइयाँ लाकर देती है और कहती है इन मिठाइयों में अब पहले जैसी बात नहीं रही, जब मैंने ये मिठाई 15 साल पहले खाई थी तब मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी थी, लेकिन अब इस मिठाई में वैसा स्वाद नहीं है जो 15 साल पहले हुआ करता था। तो नाव को याद आता है कि 15 साल पहले ये मिठाई तो उसकी माँ बनाती थी। तो नाव ये सुनकर बहुत खुश होती है कि अभी भी लोगों के जुबान पर उसकी माँ के हाथ की बनाई हुई मिठाई का स्वाद है। आगे तसबुकी का रेस्टोरेंट जीत जाता है। तो तसबुकी की माँ ये सुनकर बहुत खुश होती है
आगे नाव मिठाई बनाती है और उसे पैक करके तसबुकी के हवेली जाती है। तो नाव को वहाँ जाकर पता चलता है कि तसबुकी की शादी हो रही है और वो शादी एक बिजनेस डील है। तो नाव शादी के बीचों बीच चली जाती है और तसबुकी को कहती है तुमने जैसा कहा था मैं गिफ्ट लेकर आ गई। तो तसबुकी की माँ नाव को कहती है तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शादी के बीचों बीच आने की। कि तभी तसबुकी सबके सामने कहता है कि मैंने इसे यहाँ पर बुलाया है। आगे तसबुकी नाव से पूछता है तुम क्या गिफ्ट लेकर आई हो। तो नाव तसबुकी को अपनी बनाई हुई मिठाई दिखाती है। तो तसबुकी को नाव की बनाई हुई मिठाई बहुत ही अच्छी लगती है और तसबुकी सबके सामने ये ऐलान कर देता है कि वो नाव से शादी करेगा और वो सबके सामने नाव को किस कर लेता है। तो तसबुकी की पियोन से ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे सियोरी के पापा बहुत बड़ा हंगामा करते हैं और तसबुकी को डांटते भी हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की। तो तसबुकी की माँ सियोरी के पापा को शांत करती है और कहती है मैं अभी इस मामले को संभाल लूंगी, बस आप थोड़ी देर शांत रहिए। आगे तसबुकी की माँ तसबुकी और नोई को अपने साथ एक कमरे में लेकर जाती है और तसबुकी की माँ तसबुकी को कसकर तमाचा मारती है और कहती है तुम्हें पता है ना अगर ये शादी टूट गई तो हमारे बिजनेस को कितना बड़ा नुकसान होगा। वैसे भी हमारा बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा, अगर इनका भी सपोर्ट हट गया तो हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। क्या तुम्हें इतनी सी भी अकल नहीं है? इसलिए ये तमाशा बंद करो और चुपचाप चलो शादी करो। और ये कहकर तसबुकी की माँ वहाँ से जाने लगती है। तो नोई तसबुकी की माँ को कहती है क्या सियोरी के पापा को ये बात पता है कि आपके हस्बैंड की मौत यहीं पर हुई थी और उनकी मौत नेचुरल नहीं हुई थी बल्कि उनका कत्ल किया गया था। अगर ये बात उन्हें पता चल गई तो आपको पता है इसका अंजाम क्या होगा। इससे अच्छा आप मुझे और तसबुकी को एक साथ रहने दीजिए वरना। तो तसबुकी की माँ को नाव पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसके पास जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की, चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर लो और यहाँ से दफा हो जाओ। कि तभी उधर से तसबुकी के दादा की एंट्री होती है। तो तसबुकी की माँ अपने ससुर को कहती है ससुर जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम करना चाहिए। तो दादाजी कहते हैं अब मुझे ठीक लग रहा है इसलिए मैं बाहर आ गया, वैसे भी घर में बहुत सारे गेस्ट आए हैं, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। तो तसबुकी की माँ तसबुकी को कहती है जाकर दादाजी को रोको, उन्हें नहीं पता तुमने जो अभी अभी कांड किया है, अगर उन्हें पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। दादाजी को सब कुछ पता होता है और दादाजी सबसे माफी भी मांगते हैं और कहते हैं हमें ये शादी अभी कैंसिल करनी होगी और तसबुकी ने आज जो भी किया उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तो तसबुकी को बहुत बुरा लगता है कि उसके दादाजी उसके सामने सबसे माफी मांग रहे हैं। तो तसबुकी भी पानी में जाकर बैठ जाता है और सबसे माफी मांगता है और कहता है यहाँ पर जो भी हुआ उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। और मैं सच कहूँ तो हमारा रेस्टोरेंट कुछ साल से अच्छा नहीं चल रहा। तो सियोरी के पापा ने हमें ऑफर दिया कि अगर मैं उनकी बेटी से शादी कर लूंगा तो वो हमें बिजनेस में सपोर्ट करेंगे और ये शादी एक बिजनेस डील है। इनके सपोर्ट से हमारा रेस्टोरेंट कितना भी ऊपर चला जाए लेकिन एक ना एक दिन वो फिर से नीचे आ ही जाएगा, क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट में अब वो बात नहीं रही जो 15 साल पहले हुआ करती थी। इसलिए प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, मैं अपने रेस्टोरेंट को फिर से वहीं पर लेकर आऊंगा जो रेस्टोरेंट 15 साल पहले था और लोगों के दिलों पर राज करता था। मैं इस रेस्टोरेंट की सारी चीजें बदल दूंगा और उसमें वही वाला टेस्ट लाऊंगा जो 15 साल पहले था। तो सारे लोग ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। तो तसबुकी की मॉम तसबुकी को डांटती है और कहती है तुम ये क्या बक रहे हो, जल्दी से सियोरी के पापा से माफी मांगो। तो तसबुकी अपनी माँ की एक भी नहीं सुनता और कहता है मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस रेस्टोरेंट को एक अच्छे मुकाम पर लाऊंगा, प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए और एक चांस दीजिए। तो दादाजी को बहुत गुस्सा आता है तसबुकी पर और वो कहते हैं लगता है अब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए खुद के फैसले लेना सीख गए हो। अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें 3 महीने देता हूँ। अगर तुमने 3 महीनों के अंदर इस रेस्टोरेंट को उसी तरह चला दिया जैसे ये 15 साल पहले चल रहा था तो हम तुम्हारी सारी बातें मानेंगे। अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम्हें इस लड़की के साथ इस महल को छोड़कर जाना होगा। तो तसबुकी अपने दादाजी की शर्त मान लेता है। आगे तसबुकी डिसाइड कर लेता है कि वो किसी भी कीमत पर उस रेस्टोरेंट को खड़ा करके रहेगा और उस रेस्टोरेंट को वो उसी तरह चलाएगा जिस तरह 15 साल पहले चल रहा था। आगे ना वो तसबुकी से पूछती है तुम इसलिए मुझसे शादी करना चाहते हो ना क्योंकि मैं अच्छी मिठाइयाँ बनाती हूँ। तो तसबुकी कहता है लगता है तुम्हें भी सब कुछ समझ में आ ही गया। तो नाव कहती है लेकिन तुम्हारी इस हरकत से बहुत लोगों का दिल टूटा है। तो तसबुकी नाव के करीब जाकर कहता है तुम यहाँ पर इसलिए तो नहीं आई कि तुम मुझे पसंद करती हो। तो नाव तसबुकी से झूठ बोलती है और कहती है मेरे पास ना ही कोई जॉब थी और ना ही रहने की कोई जगह, इसलिए मैं यहाँ पर आई। पर नाव का प्लान तो कुछ उल्टा ही होता है, वो यहाँ पर सिर्फ बदला लेने आई होती है क्योंकि तसबुकी की वजह से उसकी लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो गई थी और नाव की माँ ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और जेल में ही अपना दम तोड़ दिया जिस वजह से उसकी मौत हो गई। और नाव के माँ के मरने के बाद नाव को अनाथ आश्रम भेज दिया गया जहाँ पर उसकी लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट गुजरी
और वो इस हवेली में तसबुकी से बदला लेने आई है। इधर तसबुकी की माँ भी कोई ना कोई प्लान बना रही होती है नाव से बदला लेने। आगे तसबुकी नाव को किचन में ले जाता है तो नाव को लगता है कि तसबुकी उससे मिठाइयाँ बनवाएगा, पर होता उल्टा है। तसबुकी नाव से बर्तन साफ करवाता है तो नाव कहती है, क्या मैं तुम्हें बर्तन साफ करने वाली लग रही हूँ? मुझसे मिठाइयाँ बनवाने के बजाय बर्तन साफ करवा रहे हो। तो तसबुकी कहता है, एक अच्छे शेफ की शुरुआत यहीं से होती है, इसलिए तुम्हें स्टेप टू स्टेप जाकर सब कुछ सीखना होगा, समझी? तो नाव तसबुकी की बात मान लेती है और बर्तन धोने लगती है। आगे नाव अपनी माँ के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है और जिमी से इस बारे में पूछताछ करती है कि 15 साल पहले कौन कौन काम कर रहा था। तो जिमी उसे बताता है कि 15 साल पहले जब मास्टर का खून हुआ था तब इन लोगों ने उन सारे स्टाफ को बाहर निकाल दिया था और नए स्टाफ को भर्ती किया था, और अगर मैं कहूँ तो कस्टमर स्टाफ से ज्यादा हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं। तो नाव ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो उसकी माँ को जानता हो। तो नाव को कस्टमर का नाम सुनकर एक आइडिया आता है और वो सोचती है अगर कस्टमर यहाँ पर रेगुलर है तो इसका मतलब वो लोग उसकी माँ को जानते होंगे। तो नाव ऑफिस में जाकर लेजर देखती है कि 15 साल से कौन रेगुलर कस्टमर है। तो नाव को एक बंदा मिलता है जो 20 साल से इस स्टोर का रेगुलर कस्टमर होता है और उसका नाम सिराफूजी होता है। इधर नाव को तसबुकी की माँ ये सब करते हुए देख लेती है। अगले दिन नाव सबको झूठ बोलती है कि सिराफूजी ने ऑर्डर दिया है मिठाइयों का। तो तसबुकी ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और नाव को डांटता है, तुम्हें किसने कहा था सिराफूजी के ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के लिए? अभी हम फेस्टिवल में बिजी हैं, हम उनके लिए अभी मिठाई नहीं बना पाएंगे और ना ही उन्हें डिलीवर कर पाएंगे। तो नाव कहती है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं मिठाइयाँ बना दूंगी और डिलीवर भी कर दूंगी। तो तसबुकी गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है। तो नाव किसी तरह तसबुकी को मना लेती है और कहती है, ये सब प्लीज आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सारा काम कर लूंगी। तो तसबुकी मान जाता है और कहता है, ठीक है, हम सिराफूजी को मिठाइयाँ डिलीवर करेंगे, लेकिन मिठाइयाँ मैं बनाऊंगा और डिलीवर तुम करोगी, समझी? लेकिन याद रखना, अगर तुमने कोई गलती की तो तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सिराफूजी इस स्टोर का रेगुलर कस्टमर है और वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है, समझी? तो नाव कहती है, मुझसे कोई भी गलती नहीं होगी, आप टेंशन मत लीजिए। आगे तसबुकी मिठाई बनाता है और नेक्स्ट डे नाव अच्छे से तैयार होकर उस मिठाई को डिलीवर करने जाती है। तो नाव सिराफूजी को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाती है ताकि वो उनसे अपनी माँ के बारे में पता लगा सके। तो सिराफूजी नाव की बातों में आ भी जाती है और वो मिठाइयाँ खाने जाती है तो उसे मिठाइयाँ के अंदर कुछ और ही चीज मिलता है जिसे देखकर सिराफूजी डर जाती है कि तभी वहाँ पर नाव भी आ जाती है और वो भी उस मिठाई को देखती है। तो उस मिठाई में लाल रंग होता है तो नाव लाल रंग देखकर पूरी तरह घबरा जाती है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है कि तभी उधर से तसबुकी की एंट्री होती है। तो नाव तसबुकी को देखकर माफी मांगती है तो तसबुकी नाव को अपने गोद में उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे तसबुकी और नाव सिराफूजी से माफी मांगते हैं पर सिराफूजी नाव की ऐसी हरकत से बहुत गुस्सा होते हैं और उन दोनों को ऊपरी मन से माफ कर देते हैं। तो वो लोग अपना उतरा हुआ फेस लेकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे तसबुकी नाव से पूछता है, मुझे सुबह ही पता चला कि सिराफूजी ने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, तुमने हमसे झूठ बोला कि सिराफूजी का ऑर्डर आया था, तो बताओ तुमने झूठ क्यों बोला? तो नाव कुछ भी नहीं कहती। तो नाव तसबुकी को कहती है, मैंने ये सब नहीं किया, हमें पता लगाना होगा आखिरकार किसने मिठाइयाँ बदली। तो तसबुकी कहता है, ये मायने नहीं रखता कि किसने मिठाइयाँ बदली, तुम्हारी वजह से हमने अपना एक कस्टमर खो दिया और तुम्हारी ही वजह से हमारे स्टोर का नाम खराब हुआ। और तसबुकी नाव पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। तो नाव को भी बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से स्टोर का नाम खराब हुआ, क्योंकि चाहे तसबुकी जैसा भी हो और उसके साथ उसने जैसा भी किया हो, पर वो स्टोर के लिए कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो स्टोर उसके लिए बहुत ही मायने रखता है। आगे नाव किचन में बैठकर कॉफी पी रही होती है कि तभी उधर से ज़ॉम्बी आता है और ज़ॉम्बी नाव को बताता है कि कल रात उसने तसबुकी की माँ को किचन में देखा था ऑर्डर चेक करते हुए। तो नाव जैसे ही ये सुनती है तो उसे पता चल जाता है कि मिठाई की अदला बदली किसी और ने नहीं बल्कि तसबुकी की माँ ने की थी। इधर तसबुकी अपने दादाजी से माफी मांगने जाता है उसने जो भी किया। तो दादाजी तसबुकी पर बहुत भड़कते हैं और कहते हैं, तुम्हें पता है ना, तुम इस स्टोर के असली मालिक नहीं हो, इसलिए याद रखना मैं किसी भी कीमत पर ये स्टोर तुम्हें नहीं दूंगा, समझे? कि तभी उधर से एक बंदा तसबुकी को कहता है कि तुम्हारे लिए कॉल आया है। तो तसबुकी उस कॉल को अटेंड करने के लिए चला जाता है। इधर तसबुकी की माँ नाव का सारा सामान पैक कर रही होती है। तो नाव तसबुकी की माँ से पूछती है, आप ये क्या कर रही हैं मेरे सामान के साथ? तो तसबुकी की माँ कहती है, तुमने जो इतना बड़ा कांड किया है तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर रह सकती हो? इसलिए यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांधो और दफा हो जाओ। तो नाव कहती है, मैं यहाँ
से कहीं नहीं जाऊंगी जब तक मुझे तसबुकी नहीं कह देता यहाँ से जाने के लिए, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो नाव कहती है मुझे आपके सारे कारनामों के बारे में पता है, आपने ही वो मिठाइयाँ बदली थी, है ना। तो तसबुकी की माँ ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और नाव को कहती है तुम क्या बात कर रही हो, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश भी मत करना। और तसबुकी की माँ नाव पर ही चिल्लाने लगती है और उसे जबरदस्ती महल से बाहर निकालने लगती है, पर नाव जाने का नाम ही नहीं लेती और इसी चक्कर में नाव का सारा सामान पानी में गिर जाता है। तो नाव अपने सामान को उठाने के लिए पानी के अंदर चली जाती है और खूब रोती है और खुद को समझाती है कि यहाँ पर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करेगा, किसी से उम्मीद लगाना बेकार है। कि तभी उधर से तसबुकी की एंट्री होती है और तसबुकी नाव की हेल्प करता है और उसका सारा सामान पानी से बाहर निकालता है। तो तसबुकी की माँ तसबुकी को कहती है इसका यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं है, इसने इतना बड़ा कांड कर दिया, सारे लोग गुस्सा है इससे, इसे यहाँ से बाहर निकालो। कि तभी तसबुकी अपनी माँ को कहता है सिरा फौजी का कॉल आया था, वो चाहते हैं कि नाव उन्हें अपने हाथों से स्पेशल मिठाई खिलाए, इसलिए नाव यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। तो तसबुकी की माँ ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और बेचारी को अपने मुंह की खानी पड़ती है। इधर सिरो फौजी के पास वही मिस्टीरियस आदमी आता है। तो सिरो फौजी उस मिस्टीरियस आदमी से पूछती है आपने मुझे स्टोर से मिठाई ऑर्डर करने को क्यों कहा, और स्पेशली वो मिठाई नाव के हाथ की बनी होनी चाहिए। तो वो मिस्टीरियस आदमी सिर्फ फौजी को कहता है तुम एक बार नाव के हाथों की मिठाई खाकर तो देखो, तब तुम्हें पता चलेगा मैंने तुम्हें ऐसा क्यों कहा। तो सिरा फौजी ये सुनकर सोच में पड़ जाती है। तो वो मिस्टीरियस आदमी खुद से ही बातें करता है और कहता है एक बार तुम उस लड़की की हाथों की मिठाई खाकर तो देखो, उस लड़की के हाथों में अपनी माँ जैसा स्वाद है। और ये कहकर वो मिस्टीरियस आदमी वहाँ से चला जाता है। आगे तसबुकी नाव को ट्रेनिंग देता है ताकि वो अच्छी मिठाइयाँ बना सके। तो नाव हर बार मिठाई बनाती है पर उसका स्वाद वैसा नहीं होता जैसा उसे होना चाहिए। तो तसबुकी नाव को फिर से मिठाइयाँ बनाने को कहता है। आगे तसबुकी की माँ एक और चाल चलती है और शेफ टॉमी को अपने झांसे में लेती है, क्योंकि टॉमी और तसबुकी की माँ का अफेयर चल रहा होता है। तो तसबुकी की माँ टॉमी को कहती है मेरा एक काम करोगे, नाव का किचन में आना बंद कर दोगे तो मैं तुम्हें एक स्टोर खोल कर दूंगी। तो टॉमी ये सुनकर खुश हो जाता है और तसबुकी के माँ के कहे के अनुसार नाव का किचन में आना बंद कर देता है और कहता है तुम किचन में काम नहीं कर सकती, ये हमारे काम करने का टाइम है, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। कि तभी उधर से तसबुकी भी आ जाता है और वो टॉमी से बहस करने लगता है और कहता है नाव कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहकर प्रैक्टिस करेगी। तो टॉमी कहता है तुम किस हक से मुझे रोक रहे हो, क्या तुम इस स्टोर के मालिक हो? अगर तुम सच में चाहते हो कि नाव इस किचन में काम करे तो जाओ मालिक से परमिशन लेकर आओ, वरना यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि इस किचन में सिर्फ मेरा ही ऑर्डर चलता है, समझे। तो तसबुकी गुस्से से वहाँ से चला जाता है और दादाजी से परमिशन मांगने की कोशिश करता है, पर दादाजी उल्टा तसबुकी को ही खड़ी खोटी सुना देते हैं और कहते हैं तुम इस स्टोर के असली मालिक नहीं हो, इसलिए हुक्म चलाना बंद करो, क्योंकि मैं ये स्टोर तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। और ये कहकर दादाजी वहाँ से चले जाते हैं। तो नाव दरवाजे के बाहर से सब कुछ सुन लेती है। तो दादाजी नाव को देख लेते हैं और नाव को कहते हैं तुम पैसे के खातिर इससे शादी कर रही हो ना, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये इस स्टोर का असली मालिक नहीं है, क्योंकि ये मेरा पोता ही नहीं है। और ये कहकर दादाजी वहाँ से चले जाते हैं। तो नाव ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे नाव तसबुकी के पास जाती है तो तसबुकी नाव को अपनी पुरानी चीजें दिखाता है और कहता है इन चीजों से हमारे पूर्वज मिठाइयाँ बनाते थे। जब उन्होंने ये स्टोर खोला तब भी उन्होंने ये सामान नहीं बेचा, क्योंकि वो लोग मानते थे कि ये सामान उनके लिए गुड लक है। तो नाव तसबुकी को इतना इमोशनल देखकर सैड हो जाती है और नाव तसबुकी से पूछती है दादाजी के कहने का क्या मतलब था कि तुम इस घर के असली पोते नहीं हो। तो तसबुकी नाव को बताता है कि वो इस घर का नाजायज बेटा है। तो नाव ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे नाव को रियलाइज हो जाता है कि तसबुकी के लिए ये स्टोर बहुत मायने रखता है। तसबुकी बचपन में जैसा था शायद अब भी वो वैसा ही है और नाव को भी तसबुकी के लिए कुछ फील होने लगता है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। इधर तसबुकी एक ट्रिक लगाता है और टॉमी को अपने माँ के नाम से एक लेटर लिखता है और कहता है मैं अपने रूम में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तो टॉमी वो लेटर पढ़ के बहुत खुश हो जाता है और उसके दिल में तो लड्डू फूटने लगते हैं और टॉमी तसबुकी के माँ के रूम में जाता है, जहाँ पर तसबुकी की माँ घूंघट ओढ़े हुए बैठी हुई होती है। तो टॉमी उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करता है कि तभी उधर से तसबुकी की एंट्री होती है जो घूंघट के पीछे बैठा हुआ होता है। तो टॉमी तसबुकी को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो तसबुकी टॉमी को कहता है अगर तुमने मुझे मेरा किचन वापस नहीं किया तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हारा मेरी माँ के साथ अफेयर है। तो बेचारे टॉमी को मजबूरन तसबुकी की बात माननी पड़ती है। आगे नाव किचन में मिठाइयाँ बना रही होती है कि तभी उधर से ज़ॉम्बी आ जाता है और नाव से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो नाव ज़ॉम्बी को कहती है अभी किचन में कोई नहीं है, मैं अभी किचन यूज कर सकती हूँ, इसलिए मैं अभी मिठाई बना रही हूँ। तो ज़ॉम्बी कहता है ये तो अच्छी बात है, चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो नाव और ज़ॉम्बी की भी एक साथ बॉन्डिंग बनने लगती है और दोनों
एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं और नाव ज़ॉम्बी से हंस हंस कर बातें करती है और ये सब तसबुकी देख लेता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता नाव ज़ॉम्बी से हंस हंस कर बातें करे। आगे तसबुकी किचन आ जाता है और उन लोगों से पूछता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो ज़ॉम्बी तसबुकी को देखकर वहाँ से चला जाता है। आगे तसबुकी और नाव मिलकर मिठाइयाँ बनाते हैं। अगले दिन तसबुकी और नाव उस मिठाई को लेकर सिरा फौजी के पास जाते हैं। तो सिरा फौजी जैसे ही वो मिठाई टेस्ट करती है तो उसे वो मिठाई बहुत ही पसंद आती है और उसे उस मिठाई को खाकर 15 साल पहले वाला स्वाद आता है। तो तसबुकी ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता आखिरकार नाव ने उस मिठाई में ऐसा क्या डाला जिससे उस मिठाई का स्वाद ही चेंज हो गया, क्योंकि तसबुकी ने उस मिठाई को टेस्ट किया था तभी वो वैसा स्वाद नहीं था जैसा अभी लग रहा है। आगे सिरा फौजी उस मिठाई को खाकर बहुत खुश होती है और तसबुकी को कहती है अब मैं तुम्हारे स्टोर से ही मिठाइयाँ ऑर्डर करूंगी अपनी बेटी की शादी में, इसलिए तैयार हो जाओ और सेम ऐसा ही मिठाई मेरी बेटी के शादी में बनना चाहिए, ठीक है। तो तसबुकी ये सुनकर खुश हो जाता है कि उसे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। आगे तसबुकी नाव से पूछता है तुमने मिठाई में ऐसा क्या डाला था जिससे मिठाई का टेस्ट ही चेंज हो गया। तो नाव तसबुकी को बताती है कि मैंने तुमसे बिना पूछे उस मिठाई में शहद डाला था, प्लीज गुस्सा मत होना, मैं बस चाहती थी कि इस मिठाई का टेस्ट वैसा ही हो जैसा 15 साल पहले था। तो तसबुकी कहता है मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मुझे तो तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से हमें इतना बड़ा ऑर्डर मिला। आगे तसबुकी वहाँ से कपल को जाते हुए देखता है तो वो नाव को कहता है अब हमें भी कपल की तरह रहना चाहिए क्योंकि कुछ दिन में हमारी शादी होने वाली है, इसलिए हमें एक कपल की तरह रहने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और तसबुकी नाव का हाथ पकड़ के चलने लगता है तो नाव को भी तसबुकी से धीरे धीरे प्यार होने लगता है। आगे नाव तसबुकी को कहती है मुझे पता है तुम्हारे और दादा के बीच चीजें ठीक नहीं चल रही, इसलिए तुम्हें इसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। तो तसबुकी जैसे ही दादा का नाम सुनता है वो नाव का हाथ छोड़ देता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। आगे दादाजी नाव से बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि नाव की वजह से उनके स्टोर को इतना बड़ा ऑर्डर मिला होता है। तो दादाजी नाव को अपने साथ फैमिली डिनर करने को कहते हैं। आगे डिनर का टाइम आता है तो तसबुकी की माँ नाव को डिनर टेबल पर देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और दादाजी से पूछती है नाव यहाँ पर क्या कर रही है। तो दादाजी कहते हैं नाव भी हमारे परिवार का हिस्सा है और इसने आज बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए आज से ये हमारे साथ खाएगी। तो तसबुकी की माँ को नाव पर बहुत गुस्सा आता है लेकिन बेचारी खुद को कंट्रोल कर लेती है। आगे तसबुकी मिठाई लेने के लिए बाहर चला जाता है तो दादाजी नाव को तसबुकी के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं और कहते हैं तसबुकी एक नंबर का नालायक है, उसे जरा सी भी अकल नहीं है, वो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है लेकिन वो है नहीं और वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले मैं ये स्टोर उसे कभी नहीं दूंगा। तो नाव दादाजी को समझाने की कोशिश करती है कि जैसा वो तसबुकी के बारे में सोच रहे हैं तसबुकी वैसा नहीं है, तसबुकी बहुत ही जिम्मेदार और उसके लिए स्टोर बहुत ही मायने रखता है और तसबुकी ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे स्टोर की बदनामी हो। तो दादाजी नाव को कहते हैं तुम तसबुकी से प्यार करती हो ना। तो नाव कहती है हाँ। तो दादाजी को नाव पर बहुत गुस्सा आता है और वो नाव पर कटोरी फेंकते हैं और कहते हैं झूठ मत बोलो, अगर तुम तसबुकी से प्यार करती तो तुम दोनों अलग अलग कमरे में नहीं सोते, इसलिए मुझसे झूठ बोलना बंद करो क्योंकि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। क्योंकि इस महल में पहले भी 2 औरतें आई, एक औरत ने मेरे बेटे को जान से मार दिया और दूसरी औरत ने मेरे बेटे को धोखा दिया और किसी और का बच्चा मेरे बेटे के सर पर मर दिया। कि तभी तसबुकी की माँ कहती है आपको कोई गलतफहमी हुई है, तसबुकी आपका ही पोता है। इधर तसबुकी बाहर खड़ा होकर ये सब सुन रहा होता है। तो दादाजी कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ भी नहीं पता कि तुम्हारा किस किस के साथ चक्कर था। और दादाजी उन दोनों पर भड़कने लगते हैं और सबसे ज्यादा नाव पर। कि तभी उधर से तसबुकी आ जाता है और दादाजी को कंट्रोल करता है और कहता है आप मेरी वाइफ के साथ इस तरह बिहेव नहीं कर सकते। और तसबुकी नाव के पास जाता है और कहता है आज से हम दोनों एक ही रूम में रहेंगे और तसबुकी नाव को जाने को कहता है। तो नाव दादाजी से माफी मांगती है और तसबुकी नाव को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे वो दोनों एक ही रूम में रहते हैं। तो तसबुकी नाव के करीब जाने की कोशिश करता है तो नाव कहती है मैं अभी इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ। तो तसबुकी कहता है कोई बात नहीं और वो लोग अलग अलग बिछावन पर जाकर सो जाते हैं। तो नाव तसबुकी से पूछती है तुम इतने छोटे से रूम में क्यों रहते हो। तो तसबुकी नाव को बताता है कि इस रूम में मेरी दोस्त सकूरा रहती थी और वो इस काले महल की इकलौती रोशनी थी। और तसबुकी नाव को सकूरा के बारे में सब कुछ बताता है। तो नाव ये सब सुनकर इमोशनल हो जाती है। आगे तसबुकी नाव को कहता है मुझे लगता था जो भी लड़की मुझसे शादी करेगी वो सिर्फ मेरे पैसे के लिए मुझसे शादी करेगी, लेकिन आज जो तुमने दादाजी के सामने कहा और मेरी साइड ली वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तुम इकलौती लड़की हो जिसने मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा। आगे तसबुकी कहते कहते रुक जाता है और पीछे मुड़कर जाकर सो जाता है। तो नाव को तसबुकी
तसबुकी के लिए बहुत बुरा लगता है और नाव जाकर तसबुकी को हक कर लेती है और नाव इमोशनल होकर तसबुकी के करीब चली जाती है। वेल, आपको यहाँ इनका रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। इधर तसबुकी की माँ नाव के बारे में पता लगाती है तो उसे पता चलता है कि नाव उसी सैफ की बेटी है जिसने उसके पति को मारा है। तो तसबुकी की माँ ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे नाव तसबुकी से पूछती है, अगर सकुरा तुम्हारे सामने आ जाएगी तो तुम उसके साथ क्या करोगे? तो तसबुकी कहता है, अगर सकुरा मेरे सामने आ गई तो मैं उसे पूरी दुनिया से गायब कर दूंगा। तो नाव ये सुनकर पूरी तरह दंग रह जाए और तसबुकी से पूछती है, सकुरा ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है जो तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? तो तसबुकी नाव को बताता है, सकुरा की माँ ने मेरे पापा को मारा था और मैंने उस रात सकुरा की माँ को अपने पापा के साथ देखा था और मैंने उन दोनों को किस करते हुए देखा था और सकुरा की माँ ने ही मेरे पापा को मारा है, इसलिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूँगा क्योंकि उसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो नाव ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि उसकी माँ और तसबुकी के पापा के बीच कुछ चल रहा था। आगे तसबुकी नाव को किस करने की कोशिश करता है तो नाव कहती है, अभी मेरा मूड नहीं है और दोनों अलग अलग जाकर सो जाते हैं। तो नाव डिसाइड करती है कि वो किसी भी कीमत पर सच्चाई बाहर लाकर रहेगी। आखिरकार उस दिन क्या हुआ था? अगली सुबह तसबुकी की माँ नाव को अपने पास बुलाती है और कहती है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए क्योंकि मुझे अलमारी से कुछ निकालना है। तो नाव खुशी खुशी तसबुकी की माँ की हेल्प करने जाती है। तो तसबुकी की माँ नाव को टॉर्चर करती है और उसे रेड कलर के कपड़े पहनाकर पूछताछ करती है कि तुम ही सकुरा हो ना, तुम उस कातिल की बेटी हो ना। तो नाव खुद को संभालते हुए तसबुकी की माँ को कुछ भी नहीं बताती और कहती है, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता नहीं आप मुझसे क्या पूछ रही हैं। तो तसबुकी की माँ नाव को खूब टॉर्चर करती है कि तभी उधर से तसबुकी आ जाता है। तो तसबुकी नाव को ऐसे रूप में देखकर उसे सकुरा की याद आने लगती है और तसबुकी नाव को कहने ही वाला होता है, क्या तुम सकुरा हो? कि तभी उधर से जॉम्बी आता है और कहता है, कोई आपसे मिलने आया है। तो तसबुकी की माँ कहती है, कौन आया है? तो जॉम्बी कहता है, नाव की मम्मी आई है। तो नाव ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि उसकी मम्मी कहाँ से टपक पड़ी। आगे वो लोग नाव की माँ से मिलने जाते हैं तो नाव उस लेडी को देखकर पूरी तरह हैरान होती है और वो सोचने लगती है कि आखिरकार ये लेडी है कौन। तो वो लेडी नाव के सामने ऐसी एक्टिंग करती है कि जैसे नाव उसी की बेटी हो। तो नाव भी अपना झूठ छुपाने के लिए उनके सामने एक्टिंग करने लगती है। तो तसबुकी की माँ उस लेडी को कहती है, नाव ने हमें बताया था कि उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी, फिर तुम कौन हो? तो वो लेडी कहती है, मैं नाव की बचपन में अच्छे से देखभाल नहीं कर पाई जिस वजह से ये घर से भाग गई थी, लेकिन मुझे रिश्तेदारों से पता चला कि नाव की शादी हो रही है तो इसलिए मुझे रुका नहीं गया और मैं नाव से मिलने आ गई। तो नाव कहती है, घर से भागने के बाद मैंने अपने परिवार से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, इसलिए मैं सबको कहती फिरती थी कि मेरा कोई नहीं है, बस यही बात है। तो तसबुकी उस लेडी की बात पर भरोसा कर लेता है और कहता है, आप नाव की टेंशन मत लीजिए, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो वो लेडी ये सुनकर खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तो नाव भी उस लेडी के पीछे पीछे जाती है और उससे पूछती है, आपको ये सब करने को किसने कहा? तो वो लेडी बताती है कि मुझे उसी मिस्टीरियस आदमी ने कहा था ये सब करने के लिए और उसने मुझे बहुत सारे पैसे भी दिए थे ये काम करने के लिए। तो नाव को समझ में आ जाता है कि ये वही बंदा है जिसने उसकी माँ का लेटर उसे दिया था और आज भी उसी ने उसकी हेल्प की। तो नाव उस लेडी से उस बंदे का पता पूछती है तो वो लेडी बताने से मना कर देती है। तो नाव उस लेडी के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। तो उस लेडी को भी नाव पर दया आ जाती है और वो नाव को कहती है, मुझे उस आदमी के बारे में नहीं पता, बस वो मेरे रेस्टोरेंट आता है, इसलिए ये लो मेरा कार्ड और शाम में आ जाना। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी तो तुम आज ही उस आदमी से मिल लोगी, वरना पता नहीं तुम मुझसे कब मिल पाओगी। तो नाव उस लेडी को थैंक यू कहती है और वो लेडी वहाँ से चली जाती है। इधर तसबुकी की माँ तसबुकी को कहती है, क्या तुम्हें उस लेडी की बातों पर भरोसा है कि वो सच कह रही थी कि वो उसकी माँ है? तो तसबुकी अपनी माँ के इस बात का जवाब नहीं देता और कहता है, मैं अगले मंथ नाव से शादी करने वाला हूँ, इसलिए शादी की तैयारियां कीजिए। तो तसबुकी की माँ ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो तसबुकी कहता है, मैं ऐसा ही करूँगा और ये कहकर तसबुकी वहाँ से चला जाता है। आगे नाव तसबुकी के पास जाती है तो तसबुकी नाव से नॉर्मली बात करता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें एक रूम लेकर चलता हूँ, वहाँ पर ढेर सारी रेसिपी की बुक है, उन बुक्स को पढ़कर तुम मिठाइयों के बारे में और जान पाओगी। तो नाव ये सुनकर खुश हो जाती है और उसे लगता है कि तसबुकी को उस पर शक नहीं हुआ। आगे तसबुकी नाव को उस रूम में लेकर जाता है और नाव से सच्चाई उगलवाने की कोशिश करता है और कहता है, बताओ तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार क्यों हुई थी? तो नाव कहती है, क्योंकि मुझे मिठाइयाँ बनाना बहुत पसंद है और अगर मेरी शादी तुमसे हो गई तो मैं मिठाइयाँ बना पाऊंगी। तो तसबुकी कहता है, ओ ऐसी बात है, और तसबुकी नाव को उसी रूम में बंद करके वहाँ से चला जाता है। आगे नाव उस रूम से निकलने की बहुत कोशिश करती है पर वो नहीं निकल पाती कि तभी उसकी नजर वहाँ रखे रेसिपीज पर पड़ती है। तो नाव उन रेसिपीज को देखकर बहुत खुश होती है। कुछ देर बाद नाव को याद आता है कि 6 बजने वाला है और उसे रेस्टोरेंट जाना है उस आदमी को ढूंढने के लिए।
तो नाव बेहोश होने का नाटक करती है और जब तसबुकी रूम के अंदर आता है और नाव को ऐसी हालत में देखता है तो तसबुकी टेंशन में आ जाता है और नाव के पास उसे उठाने की कोशिश करता है। तो नाव तसबुकी को किस करके वहाँ से भाग जाती है। आगे नाव पर कोई हमला करता है पर तसबुकी आकर नाव को बचा लेता है और इस चक्कर में तसबुकी को बहुत चोट लग जाती है। आगे नाव तसबुकी का ट्रीटमेंट करती है और तसबुकी की ऐसी हालत पर खूब रोती है क्योंकि तसबुकी की ऐसी हालत उसी की वजह से हुई होती है। आगे तसबुकी को होश आ जाता है और वो नाव को कहता है तुम रो मत, मैं ठीक हूँ। कि तभी उधर से तसबुकी की माँ की एंट्री होती है और वो तसबुकी पर झूठा कंसर्न दिखाने की कोशिश करती है जैसे कि उसे अपने बेटे की बहुत फिक्र हो। पर तसबुकी अपनी माँ के रग रग से वाकिफ होता है और उसे पता होता है कि उसकी माँ को उसकी जरा सी भी फिक्र नहीं है। और तसबुकी अपनी माँ को कहता है मुझे पता है ये सब किसने किया है। तो तसबुकी की माँ कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, ये सब मैंने किया है। तो तसबुकी कहता है अपने दिल से पूछिए ये सब किसने किया है। तो तसबुकी की माँ अपना सड़ा हुआ फेस लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे तसबुकी नाव को बताता है कि उसने उसे रूम में बंद इसलिए किया ताकि वो उसे अपनी माँ से बचा सके क्योंकि उसकी माँ शादी रोकने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो नाव को बहुत बुरा लगता है कि उसने तसबुकी पर शक किया। तो नाव तसबुकी को कहती है तुम ये बात मुझे बता भी तो सकते थे ना। तो तसबुकी कहता है मुझे लगा तुम मेरी बात नहीं समझोगी इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और अभी अभी जो तुम पर हमला हुआ ये भी माँ ने ही किया था, मैं उन्हीं से तुम्हें बचाना चाहता था। तो नाव तसबुकी के ऐसे बिहेवियर से बहुत इम्प्रेस होती है और वो भी तसबुकी से धीरे धीरे प्यार करने लगती है। आगे तसबुकी के हाथ में चोट लगी होती है जिस वजह से वो मिठाई नहीं बना पाता। तो नाव तसबुकी की हेल्प करती है। आगे एक बंदा तसबुकी को बड़ा ऑर्डर देता है और कहता है मैं एक कॉन्सर्ट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि उस कॉन्सर्ट में तुम अपनी मिठाई पेश करो और ये कॉन्सर्ट बहुत बड़ा है, इसमें तुम्हारे दादाजी भी आने वाले हैं। तो तसबुकी अपनी हाथ की वजह से मना करने ही वाला होता है क्योंकि वो अपने हाथ से मिठाई नहीं बना पाएगा। कि तभी उधर से नाव तसबुकी की तरफ से हाँ कर देती है और कहती है आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग इस कॉन्सर्ट में अपनी पूरी जी जान लगा देंगे और आप लोगों को अच्छी मिठाइयाँ पेश करेंगे। आगे तसबुकी नाव पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है तुमने मुझसे बिना पूछे उन्हें हाँ कैसे कर दिया, तुम्हें पता है ना मेरे हाथ में अभी चोट लगी है, मैं मिठाइयाँ नहीं बना पाऊंगा। तो नाव कहती है तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे बदले मैं मिठाइयाँ बनाऊंगी, बस तुम मुझे रेसिपी बताते रहना। मुझे पता है मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी है इसलिए मुझे एक मौका दो तुम्हारी हेल्प करने का। और इस कॉन्सर्ट में तुम्हारे दादाजी भी आने वाले हैं और तुम्हारे पास यही मौका है कि तुम अपने और दादाजी के रिश्ते को सुधार सकते हो। तो तसबुकी को नाव की बातें समझ में आ जाती है और वो भी हामी भर देता है नाव की हेल्प करने में। आगे तसबुकी नाव को बताता है कि दादाजी ने उसके हाथ की मिठाई कभी भी नहीं खाई जब से 15 साल पहले वो हादसा हुआ था। तो नाव तसबुकी से पूछती है ऐसा क्या हुआ जो दादाजी तुम्हारे हाथ की बनी हुई मिठाइयाँ नहीं खाते। तो तसबुकी नाव को अपनी स्टोरी बताता है और कहता है बचपन में दादाजी मेरे साथ बहुत ही अच्छे थे, वो हमेशा मुझे मिठाइयाँ और चाय बनाना सिखाते थे और पापा के मरने के बाद मैं थोड़ा अजीब सा बिहेव करने लगा तो दादाजी को मुझ पर शक होने लगा और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं इस तरह बिहेव क्यों कर रहा हूँ। तो मैंने दादाजी को बता दिया कि मैंने सकुरा की माँ को पापा के साथ देखा था और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। तो दादाजी ने उसी दिन से मुझसे बात करना छोड़ दिया और मुझे अजनबियों की तरह ट्रीट करने लगे। तो मैंने फिर भी हार नहीं मानी और मैंने सोचा अगर मैं अच्छी मिठाइयाँ बनाऊंगा और दादाजी को खिलाऊंगा तो दादाजी ठीक हो जाएंगे और मुझे फिर से उसी तरह ट्रीट करने लगेंगे। और मैंने बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई पर दादाजी ने एक बार भी उन्हें टेस्ट नहीं किया और मैं आज तक उम्मीद लगाए हुए बैठा हूँ कि दादाजी कभी तो मेरी मिठाइयाँ टेस्ट करेंगे, पर वो अभी तक अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। तो नाव ये सुनकर सैड हो जाती है और तसबुकी को संभालती है और कहती है तुम टेंशन मत लो, इस बार दादाजी हमारी बनाई हुई मिठाई जरूर खाएंगे। इधर सियोरी तसबुकी के याद में पगला रही होती है कि तभी उधर से उसके पापा उस पर बम छोड़ते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हारा एक जगह रिश्ता देखा है, वो रिश्ता बहुत ही अच्छा है, इसलिए तसबुकी को भूल जाओ और उस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। तो बेचारी सियोरी का ये सुनकर दिल ही टूट जाता है। आगे तसबुकी और नाव बहुत मेहनत करते हैं एक परफेक्ट मिठाई बनाने के लिए और उन लोगों की मेहनत रंग भी लाती है और वो लोग एक परफेक्ट मिठाई बनाते हैं। दूसरी तरफ तसबुकी की माँ नाव के पॉकेट से उस कार्ड को चुरा लेती है जब नाव सोई हुई होती है। आगे कॉन्सर्ट का दिन आ जाता है तो उस कॉन्सर्ट में वो मिस्टेरियस आदमी भी आता है। तो नाव उस मिस्टेरियस आदमी को देख लेती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। तो वो मिस्टेरियस आदमी कहता है अगर तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है तो चलो हम कहीं बैठकर बातें करते हैं। तो नाव कहती है अभी मेरे पास टाइम नहीं है, क्या आप कुछ देर रुक सकते हैं। तो वो मिस्टेरियस आदमी कहता है मैं इस कॉन्सर्ट में आया हूँ और इस कॉन्सर्ट के खत्म होने तक मैं यहीं हूँ, इसलिए तुम तसल्ली से अपना काम खत्म करके आओ, उसके बाद हम बात करेंगे। तो नाव ये सुनकर खुश हो जाती है। आगे कॉन्सर्ट स्टार्ट होता है और सारे लोग तसबुकी और नाव की बनाई हुई मिठाइयाँ खाते हैं। तो सारे लोगों को उनकी मिठाइयाँ बहुत पसंद आती है पर दादाजी उन लोगों की मिठाइयाँ नहीं खाते और उसे वापस कर देते हैं। तो
तसबुकी को बहुत बुरा लगता है कि इस बार भी दादाजी ने उसकी मिठाई नहीं खाई। आगे कॉन्सर्ट खत्म होता है तो नाव उस बंदे से मिलने जाती है और उस आदमी से पूछती है तुम मेरी माँ को कैसे जानते हो। तो वो बंदा कहता है मैं तुम्हारी माँ को नहीं जानता, मेरे पापा तुम्हारी माँ को जानते थे। मेरे पापा एक बिजनेसमैन थे, जिस वजह से मेरे पापा कभी भी अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते थे और ना ही मेरी फैमिली एक दूसरे को टाइम दे पाती थी। लेकिन एक दिन मेरे पापा तुम्हारी माँ के हाथों की बनी हुई मिठाई लेकर आए और उस दिन पूरी फैमिली ने मिलकर एक साथ खाना खाया और साथ में टाइम स्पेंड किया, जिस वजह से मैं तुम्हारी माँ की मिठाइयों का फैन हो गया। जैसे मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं तुम्हारी माँ की बनाई हुई मिठाइयों का फैन हूँ और मैं एक बिजनेसमैन हूँ और बिजनेस के लिए मैं इधर उधर घूमते रहता हूँ। 2 साल पहले मेरे पापा की मौत हो गई और उन्हीं के पास से मुझे वो लेटर मिला जो मैंने तुम्हें दिया और मुझे तुम्हें ढूंढने में बहुत सारे पापड़ भी बेलने पड़े। बस मैं इतना ही तुम्हारी माँ के बारे में जानता हूँ। तो नाव ये सुनकर खुश भी होती है और सैड भी होती है क्योंकि उसे अपनी माँ के बारे में बस इतना ही पता चला। तो वो मिस्टीरियस आदमी नाव से पूछता है तुम इतनी सैड क्यों हो, क्या कुछ हुआ है। तो नाव मिस्टीरियस आदमी को कहती है हमने इतनी मेहनत की ताकि दादाजी वो मिठाइयाँ खा ले, पर दादाजी ने एक बाइट भी नहीं खाई। तो वो मिस्टीरियस आदमी नाव को बताता है कि दादाजी ने वो मिठाई वापस नहीं की बल्कि उस बंदे से कहलवाकर उस मिठाई को पैक करवाकर अपने घर भेजने को कहा। तो नाव ये सुनकर खुश हो जाती है और दौड़कर घर वापस जाती है। तो वो देखती है कि दादाजी वो मिठाई अपने बेटे के फोटो के सामने खा रहे हैं और दादाजी को मिठाई बहुत पसंद भी आती है। तो नाव ये सब देखकर बहुत खुश होती है और ये सब तसबुकी भी देख लेता है। तो तसबुकी के आंखों में आंसू आने लगते हैं। आगे तसबुकी नाव को थैंक यू कहता है क्योंकि उसी की वजह से दादाजी ने पहली बार उसकी मिठाई खाई। आगे तसबुकी नाव को कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अगर तुम सकूरा हो तो मैं अपनी फीलिंग्स का यहीं पर गला दबा दूंगा, इसलिए तुम मुझे बताओ कि तुम सकूरा हो या नाव। तो नाव ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और तसबुकी को सच्चाई नहीं बताती कि वही सकूरा है। अगर उसने तसबुकी को सच्चाई बता दी तो वो यहाँ से निकाली जाएगी और वो कभी भी पता नहीं लगा पाएगी आखिरकार उसकी माँ के साथ क्या हुआ था। तो नाव तसबुकी को कहती है मैं नाव हूँ ना कि सकूरा। तो तसबुकी ये सुनकर खुश हो जाता है और नाव के करीब जाने की कोशिश करता है। तो नाव तसबुकी को रोकती है और कहती है मैं अभी इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ। तो तसबुकी कहता है मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं आए तो प्लीज मुझे रोक देना। और तसबुकी नाव को किस कर लेता है। आपको यहाँ इनका रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। आगे तसबुकी की माँ उन दोनों को एक साथ देख लेती है तो बेचारी जल के भुन जाती है। आगे हमें पता चलता है कि जोम्बी भी तसबुकी के माँ के साथ मिला हुआ है और जोम्बी ने तसबुकी के माँ के कहने पर ही नाव पर वास से हमला किया था क्योंकि जोम्बी तसबुकी को बर्बाद करना चाहता है। जोम्बी और तसबुकी की स्टोरी ये होती है कि जोम्बी अपने पापा के साथ अपने स्टोर में काम कर रहा होता है तो उसके पापा को एक दिन मिठाई प्रतियोगिता में भाग लेने का ऑफर मिलता है। तो उसके पापा ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और अपनी फैमिली को भी इस बारे में बताते हैं। तो उनकी फैमिली और वो मिलकर कंपटीशन की तैयारी करते हैं और अच्छी मिठाइयाँ बनाते हैं। आगे कंपटीशन का दिन आ जाता है और उस कंपटीशन में तसबुकी भी रहता है और उस कंपटीशन में जोम्बी के पापा की बनाई हुई सारी मिठाइयों को कोई जानबूझकर नीचे गिरा देता है, जिस वजह से उनकी सारी मिठाइयाँ बर्बाद हो जाती है और कोई भी उनकी मिठाइयाँ नहीं खरीदता और वो लोग कंपटीशन में हार जाते हैं और तसबुकी जीत जाता है। आगे जोम्बी को अपने मिठाइयों के पास से तसबुकी के स्टोर का कपड़ा मिलता है। तो जोम्बी को लगता है कि ये काम तसबुकी ने ही किया है, तसबुकी ने जानबूझकर उसकी मिठाइयाँ खराब की है ताकि वो लोग कंपटीशन में जीत सके और यहीं से जोम्बी तसबुकी से नफरत करने लगता है। आगे जोम्बी के पापा पर बहुत कर्जा हो जाता है क्योंकि उन्होंने मिठाई बनाने के लिए बहुत सारे कर्जे लिए होते हैं, जिस वजह से जोम्बी के पापा की मौत हो जाती है और उसकी माँ हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है। तो जोम्बी अपने साथ हुए इन सारे हादसों का कसूरवार तसबुकी को ठहराता है और उससे बदला लेने के लिए ही वो उस स्टोर में काम करता है। आगे तसबुकी अपने स्टोर का कोट नाव को देता है तो नाव वो कोट देखकर बहुत खुश होती है और उसे पहनकर स्टोर जाती है मिठाइयाँ बनाने के लिए। आगे तसबुकी की माँ जोम्बी को ढेर सारे पैसे देती है और कहती है तुम्हें किसी भी कीमत पर तसबुकी और नाव का रिश्ता तोड़ना होगा, समझे। तो जोम्बी कहता है आप कैसी माँ है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आपके बेटे को चोट पहुंचा सकता हूं। तो तसबुकी की माँ कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस इतना चाहती हूँ कि उस लड़की की शादी मेरे बेटे से ना हो क्योंकि मैंने इस स्टोर को पाने के लिए बहुत मेहनत, इसलिए मैं किसी एरे गेरे की वजह से इस स्टोर को बर्बाद होने नहीं दूंगी। इसलिए मैंने तुम्हें जैसा कहा है वैसा करो और उन दोनों के बीच दूरियां लाओ ताकि उन दोनों का रिश्ता टूट जाए। तो जोम्बी कहता है मुझे भी तसबुकी से बदला लेना है, इसलिए मैं उन दोनों का रिश्ता किसी भी कीमत पर तोड़ कर रहूंगा।
आगे ज़ॉम्बी नाव को अपने रूम में इनवाइट करता है, तो नाव भी ज़ॉम्बी के रूम में जाने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो रूम वही रूम होता है जिसमें नाव अपनी माँ के साथ रहा करती थी। तो नाव उस रूम में जाकर बहुत खुश होती है और अपनी माँ की यादों को याद करती है। आगे ज़ॉम्बी नाव को अपने झांसे में लेता है और उससे झूठ बोलता है कि वो अपने पापा के छोटे से स्टोर को बड़े मुकाम तक ले जाना चाहता है, इसलिए वो यहाँ रहकर मिठाइयाँ बनाना सीख रहा है और पैसे भी कमा रहा है ताकि वो बाद में अपने पापा की हेल्प कर सके। तो नाव ज़ॉम्बी की इन बातों में फंस जाती है। तो ज़ॉम्बी नाव को कहता है, तस्बुकी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, इसलिए तुम तस्बुकी को छोड़कर मेरे पास आ जाओ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खुश रखूंगा तस्बुकी से ज्यादा। और ज़ॉम्बी नाव को किसी करने वाला होता है कि तभी उधर से तस्बुकी आ जाता है और उन दोनों को एक साथ देखकर जल के भून जाता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो नाव कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी ज़ॉम्बी नाव को पीछे से पकड़ लेता है और तस्बुकी के सामने कहता है, मैं नाव से बहुत प्यार करता हूँ और मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ। तो तस्बुकी को ज़ॉम्बी पर बहुत गुस्सा आता है और तस्बुकी ज़ॉम्बी को मारने ही वाला होता है कि तभी नाव तस्बुकी को रोक लेती है। तो तस्बुकी नाव को वहाँ से लेकर चला जाता है। तो नाव तस्बुकी को कहती है, तुम्हें पता है ना ज़ॉम्बी झूठ कह रहा था, वो मुझसे प्यार नहीं करता। तो तस्बुकी कहता है, तुम उसे नहीं जानती, वो क्या क्या कर सकता है। तो नाव तस्बुकी से पूछती है, आखिरकार तुमने ज़ॉम्बी के साथ ऐसा क्या किया है। तो तस्बुकी को समझ में नहीं आता आखिरकार नाव कह क्या रही है। तो तस्बुकी नाव को कहता है, तुम इस आदमी से दूर रहो, ये आदमी अच्छा नहीं है। और ये कहकर तस्बुकी वहाँ से चला जाता है। आगे नाव डिसाइड कर लेती है कि वो ज़ॉम्बी का सपना जरूर पूरा करेगी और नाव ज़ॉम्बी के पापा की तरह मिठाई बनाने की कोशिश करती है और ज़ॉम्बी को टेस्ट भी करवाती है। तो ज़ॉम्बी मिठाइयाँ टेस्ट करता है और कहता है, इसमें मेरे पापा जैसा स्वाद नहीं है, ये बिल्कुल घटिया है। तो नाव कहती है, कोई बात नहीं, मैं फिर से ट्राई करती हूँ। तो ज़ॉम्बी इस मौके का फायदा उठाता है और नाव के करीब जाने की कोशिश करता है ताकि वो तस्बुकी और नाव के बीच दूरियां पैदा कर सके और नाव को अपने प्यार में फंसा सके। पर नाव ज़ॉम्बी पर ध्यान ही नहीं देती, वो सिर्फ मिठाइयाँ बनाने पर ध्यान देती है। आगे ज़ॉम्बी तस्बुकी और नाव के बीच दरार पैदा करने की कोशिश करता है और नाव से झूठ बोलता है कि उसे काम से निकाला जा रहा है और वो इस मंथ के आखिरी में यहाँ से चला जाएगा। तो नाव को लगता है ये काम तस्बुकी का है। तो नाव तस्बुकी के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम ज़ॉम्बी को काम से क्यों निकाल रहे हो, कल रात ज़ॉम्बी ने जो किया बस उसके लिए तुम उसके लिए उसके सपने को तोड़ रहे हो। वेल तस्बुकी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन वो गुस्से में कह देता है कि उसने ही ये काम किया है और दोनों में इसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है। आगे नाव की मेहनत रंग लाती है और उसकी मिठाइयाँ सेम ज़ॉम्बी के पापा की मिठाइयाँ जैसी बनती है। तो ज़ॉम्बी ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और इमोशनल होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ वही मिस्टीरियस आदमी तस्बुकी को कंपटीशन में भाग लेने को कहता है। तो तस्बुकी कंपटीशन में भाग लेने के लिए तैयार हो जाता है। आगे मिस्टीरियस आदमी तस्बुकी को बातों ही बातों में ज़ॉम्बी के पेरेंट्स के बारे में बताता है और उस स्टोर के बारे में भी बताता है कि 2 साल पहले उस स्टोर ने इस कंपटीशन में भाग लिया था, पर किसी ने उनकी मिठाइयाँ बर्बाद कर दी, जिस वजह से वो लोग कंपटीशन में भाग नहीं ले पाए। तो तस्बुकी इस बात के जड़ तक जाता है और जाकर ज़ॉम्बी की माँ से मिलता है। तो ज़ॉम्बी की माँ तस्बुकी को सारी सच्चाई बताती है और ज़ॉम्बी की माँ तस्बुकी को ये भी बताती है कि ज़ॉम्बी इन सब का कसूरवार तुम्हें ठहराता है। कि तभी उधर से ज़ॉम्बी आ जाता है और तस्बुकी को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो तस्बुकी बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। आगे ज़ॉम्बी को पता चलता है कि उसका सारा कर्जा चुका दिया गया है। तो ज़ॉम्बी को पता चल जाता है कि ये काम तस्बुकी का है। तो ज़ॉम्बी गुस्से से तस्बुकी के पास जाता है और कहता है, तुमने मेरे कर्जे क्यों भरे। तो तस्बुकी कहता है, मैंने तुम्हारा कर्जा फ्री में नहीं भरा है, तुम्हें इसे पे करना होगा यहाँ पर काम करके। तो ज़ॉम्बी कहता है, तुम्हारे ये सब करने से तुम्हारे गुनाह कम नहीं हो जाएंगे, तुमने जो हमारे साथ किया है तुम्हें उसका हर्जाना भुगतना होगा, समझे। और ये कहकर ज़ॉम्बी वहाँ से चला जाता है और ये सब नाव सुन लेती है। आगे तस्बुकी सबको कंपटीशन के बारे में बताता है और सबको ये भी बताता है कि इस बार हम लोग कंपटीशन में यही मिठाई यूज करेंगे जो नाव ने बनाया है। तो नाव वो मिठाई तस्बुकी को टेस्ट करवाती है तो तस्बुकी को वो मिठाई बहुत पसंद आती है। वेल दूसरी तरफ तस्बुकी की माँ नाव को परेशान करने से बाज नहीं आती और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है और तस्बुकी की माँ नाव को खूब टॉर्चर भी करती है। तो बेचारी नाव चुपचाप उनका अत्याचार सहती है। आगे सभी मिलकर उसी मिठाई को कंपटीशन के लिए तैयार करते हैं। आगे तस्बुकी की माँ अपनी चाल चलने से बाज नहीं आती और ज़ॉम्बी को कहती है उस मिठाई को बर्बाद करने के लिए। तो ज़ॉम्बी उस मिठाई को बर्बाद करने के लिए जाता है पर वो कर नहीं पाता क्योंकि वो मिठाई उसके पापा की होती है और ज़ॉम्बी मिठाई बर्बाद नहीं कर पाता। तो तस्बुकी की माँ समझ जाती है कि ये काम इससे ना हो पाएगा। तो तस्बुकी की माँ खुद जाकर उस मिठाई को बर्बाद कर देती है और ज़ॉम्बी को इस बारे में पता भी नहीं होता। आगे कंपटीशन का दिन आ जाता है और वो लोग जब मिठाइयाँ
लेने जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि उनकी मिठाइयाँ पूरी तरह बर्बाद हो गई है। तो नाव समझ जाती है कि ये काम तसबुकी की माँ का है। तो नाव तसबुकी की माँ से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो तसबुकी की माँ कहती है कि ये मिठाइयाँ कंपटीशन में ले जाने के लायक नहीं है, इसलिए मैंने अलग से मिठाइयाँ तैयार करवा कर रखी है, इसे लेकर जाओ कंपटीशन में, समझे। कि तभी उधर से तसबुकी भी आ जाता है और वो भी ये सब देखकर हैरान होता है। तो तसबुकी के कलीग्स पूछते हैं अब हम कंपटीशन में क्या प्रेजेंट करेंगे। तो तसबुकी कहता है हमारे पास जो मिठाइयाँ हैं हम उसे ही प्रेजेंट करेंगे, उसे लेकर जाओ कंपटीशन में। और ये कहकर तसबुकी वहाँ से चला जाता है। आगे तसबुकी की माँ बहुत खुश होती है कि उसने नाव की बनाई हुई मिठाइयाँ को बर्बाद कर दिया। कि तभी उधर से नाव की एंट्री होती है और नाव वही मिठाइयाँ लेकर आती है जो उसने बनाई होती है। तो तसबुकी की माँ ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो सोचने लगती है कि उसने तो मिठाइयाँ बर्बाद कर दी थी, फिर वो लोग इतनी जल्दी इस मिठाई को कैसे बना पाए। कि तभी उधर से तसबुकी की एंट्री होती है। तो तसबुकी अपनी माँ को कहता है मुझे पता था कि आप ऐसी कोई ना कोई हरकत जरूर करेंगी, इसलिए मैंने पहले से ही अपना प्लान भी रेडी रखा था। मैंने मिठाइयों को आपकी मिठाइयों से बदल दिया था, जो आपने खुद ही टेबल पर जाकर रख दिया था। तो तसबुकी की माँ ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो तसबुकी अपनी माँ को कहता है मुझे पता है 2 साल पहले आपने ही ज़ॉम्बी के पापा की मिठाइयाँ बर्बाद की थी। तो तसबुकी की माँ कहती है तो क्या हुआ, अगर मैंने उसकी मिठाइयाँ बर्बाद नहीं की होती तो तुम नंबर 1 पर कैसे आते, और वैसे भी तुम अपनी माँ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और ये कहकर तसबुकी की माँ वहाँ से जाने लगती है। कि तभी उधर से मिस्टीरियस आदमी की एंट्री होती है और वो तसबुकी की माँ को कहता है बहुत समय हो गए हमें मिले हुए, अभी तक तुमने नाव को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया है ना, इसलिए तुम उसके लिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर रही हो। वक्त रहते सुधर जाओ वरना बाद में तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। तो तसबुकी की माँ उस मिस्टीरियस आदमी को देखकर थोड़ा डर जाती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। आगे तसबुकी की मिठाई बहुत बिकती है और वही कंपटीशन में नंबर 1 आता है। तो डायरेक्टर तसबुकी से पूछती है तुम इस मिठाई का क्या नाम रखना चाहोगे। तो तसबुकी उस मिठाई का नाम ज़ॉम्बी के पापा के रेस्टोरेंट के नाम पर रखता है। तो ज़ॉम्बी ये देखकर बहुत खुश होता है और नाव को भी तसबुकी का ये आइडिया बहुत पसंद आता है। इधर सियोरी के पापा सियोरी की जबरदस्ती दूसरी शादी करवाने की कोशिश करते हैं और सियोरी को अपने पापा की बात भी माननी पड़ती है। आगे सियोरी को लड़के वाले देखने आते हैं तो सियोरी को वहाँ पता चलता है जिस लड़की से तसबुकी शादी कर रहा है वो लड़की कातिल की बेटी है। तो सियोरी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और खुश भी होती है कि उसके पास एक कारण मिल गया उन दोनों की शादी रुकवाने का। दूसरी तरफ नाव अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है कि तभी उसे उल्टी आने लगती है। तो वहाँ की ओनर नाव को कहती है कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो। तो नाव इस बात को झुठला देती है और कहती है मैं थोड़ा थक गई हूँ ना और कुछ अटपटा खा लिया है, इस वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है। आगे नाव घर आती है तो उसे पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, पर वो ये बात तसबुकी को नहीं बताती। और उधर नाव डिसाइड कर लेती है कि वो उस दिन की सच्चाई पता लगा कर रहेगी, आखिरकार तसबुकी के पापा को किसने मारा और किसने उसकी मॉम को फंसाया। और नाव उसी बात का पता लगाने के लिए उसी जगह पर जाती है, पर वो जगह बिल्कुल लॉक रहती है। तो नाव पिछले दरवाजे से उस जगह पर जाने की कोशिश करती है, पर वो भी दरवाजा लॉक रहता है। कि तभी उधर से यामा आता है और नाव से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो नाव यामा से उस कमरे के बारे में पूछती है। तो यामा नाव को बताता है कि ये कमरा साल में सिर्फ एक बार ही खुलता है, वो भी ट्यूबलाइट टी सेरेमनी पर। इस दिन दादाजी इस कमरे को खोलते हैं और जाकर यहाँ पर ड्रिंक करते हैं और अपने मरे हुए बेटे को याद करते हैं। वैसे मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, क्या तुम्हारे और तसबुकी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। तो नाव कहती है हाँ हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। तो यामा कहता है मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, हमेशा तसबुकी के साथ रहना, उसे कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद तसबुकी में बहुत ही बदलाव आ गया है। क्योंकि तुम्हारे आने के बाद तसबुकी हंसना सीख गया है, लोगों से अच्छे से बात करना सीख गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा तसबुकी के साथ रहो और उसे हमेशा सपोर्ट करो। तो नाव ये सुनकर सोच में पड़ जाती है। तब नाव डिसाइड कर लेती है कि जिस दिन ये रूम खुलेगा उस दिन वो इस रूम में जाकर सच्चाई का पता लगा कर रहेगी। आगे ट्यूबलाइट टी सेरेमनी का दिन भी आ जाता है। तो तसबुकी और नाव सारे मेहमानों का अच्छे से वेलकम करते हैं और उन्हें अच्छे से ट्रीट करते हैं। इधर तसबुकी की माँ दादाजी के रूम में उस विल को खोजने की कोशिश करती है, पर उसे वो बिल कहीं नहीं मिलता। कि तभी उधर से दादाजी की एंट्री होती है और वो तसबुकी की माँ को कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम ये ढूंढने तो नहीं आई। तो तसबुकी की माँ दादाजी को वो विल देने को कहती है, पर दादाजी तसबुकी की माँ को वो विल नहीं देते। तो तसबुकी की माँ दादाजी से वो विल को छीनने लगती है। तो दादाजी कहते हैं तुम आज भी वैसी ही हो जैसे तुम 15 साल पहले थी। मैं तुम्हें इस घर में बहू बनाकर लाया था और मैंने ही तुम्हें अपने बेटे के लिए चुना था। मैंने सोचा था तुम हमारे घर की फूल हो जो हमारे घर आंगन को महका देगी, लेकिन तुम तो एक नागिन निकली जिसने अपने ही घर को डस लिया।
मैंने तुम्हें दूसरे आदमी के साथ देख लिया था। अगर मैंने तुम्हें अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो शायद मैं कभी भी किसी की बात पर भरोसा नहीं करता, लेकिन मैंने खुद तुम्हें दूसरे आदमी के साथ देखा था, समझी? तुम मेरे बेटे को छोड़कर दूसरे आदमी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस स्टोर की मालिक बनने के हकदार हो? तो तस्बुकी की माँ कहती है, आपको क्या लगता है मैं पहले ऐसी थी? बिल्कुल नहीं, मैं पहले ऐसी नहीं थी। ये सब आपके बेटे की वजह से हुआ है। आपके बेटे ने मुझे धोखा दिया। उसने कभी भी मुझे हाथ नहीं लगाया और ना ही खुद को छूने दिया। वो हमेशा से उस औरत से प्यार करता था। जब मैं इस घर में आई थी तो मेरे बहुत सारे सपने थे कि मैं अपने पति के साथ खुश रहूं, लेकिन आपके बेटे ने मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए। आगे तस्बुकी की माँ दादाजी से उस विल को छीनने लगती है और इसी चक्कर में दादाजी नीचे गिर जाते हैं और उनके सर पर चोट भी लग जाती है। तो तस्बुकी की माँ ये सब देखकर शॉक्ड हो जाती है और उस बिल को लेकर वहाँ से भाग जाती है और दादाजी को वहीं पर मरने के लिए छोड़ देती है और वहाँ पर एक कैंडल भी गिर जाती है, जिससे उस घर में धीरे धीरे आग लगने लगती है। इधर सारे मेहमान दादाजी का वेट कर रहे होते हैं पर दादाजी बाहर ही नहीं आते। दूसरी तरफ नाव तस्बुकी को कहती है, मैं दादाजी के रूम से कैंडल बदल कर आती हूँ। तो तस्बुकी कहता है, फिर ठीक है, लेकिन जल्दी आना। और नाव ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे नाव दादाजी को ढूंढने जाती है पर नाव को दादाजी कहीं नहीं मिलते। तो नाव को लगता है शायद दादाजी उसी रूम में गए होंगे। तो नाव भी उसी रूम में जाती है तो वो वहाँ देखती है कि तस्बुकी की माँ मास्टर के कपड़े को देख रही है। कि तभी नाव को याद आता है कि बचपन में उसने जिस इंसान को मास्टर के पास देखा था वो कोई और नहीं बल्कि तस्बुकी की माँ थी। तो नाव को फाइनली सारा माजरा समझ में आता है कि मास्टर को उसकी माँ ने नहीं बल्कि तस्बुकी की माँ ने मारा था और तस्बुकी की माँ ने उसकी माँ से बदला लेने के लिए सारा इल्जाम जानबूझकर उसकी माँ पर डाल दिया। आगे तस्बुकी की माँ नाव को देख लेती है और वो पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो नाव कहती है, ये सवाल तो मुझे भी पूछना चाहिए, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो तस्बुकी की माँ झूठ बोलने लगती है कि उसे अपने हस्बैंड की याद आ रही थी इसलिए वो इस रूम में आई। दूसरी तरफ तस्बुकी नाव को खोजता है क्योंकि वो बहुत देर से वापस नहीं आई हुई होती है। तो तस्बुकी सोचने लगता है, उसे गए हुए तो बहुत टाइम हो गया, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई? तो तस्बुकी नाव को ढूंढने के लिए चला जाता है और एक्सीडेंटली तस्बुकी भी उसी रूम में चला जाता है जिस रूम में तस्बुकी की माँ और नाव रहती है। आगे नाव तस्बुकी की माँ को डायरेक्टली कह देती है, मुझे पता है आपने ही मास्टर को मारा था। तो तस्बुकी की माँ ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, तुम उस पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने ही मास्टर को मारा था? तो नाव कहती है, क्योंकि मैंने आपको वहाँ देखा था और मैं एकमात्र सबूत हूँ जो प्रूफ कर सकता है कि आपने मास्टर को मारा था। तो तस्बुकी की माँ कहती है, तुम कौन हो? तो नाव कहती है, मैं सकूरा हूँ। तो तस्बुकी की माँ कहती है, फाइनली तुमने एक्सेप्ट तो किया, तुम सकूरा हो। देखा तस्बुकी, मैंने तुमसे कहा था ना ये लड़की सकूरा है। तो नाव जैसे ही तस्बुकी का नाम सुनती है तो पूरी तरह शॉक्ड रहती है क्योंकि तस्बुकी ने भी ये सब सुन लिया होता है। तो तस्बुकी नाव को गुस्से वाली नजरों से देखता है। तो नाव तस्बुकी को रोकती है और कहती है, प्लीज मेरी एक बार बात तो सुन लो। तो तस्बुकी नाव के करीब जाता है और कहता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो नाव कहती है, मेरा तुमसे झूठ बोलने का कोई इंटेंशन नहीं था, मैं बस अपनी माँ की बेगुनाही साबित करना चाहती थी, मैं बस इसी के लिए यहाँ पर आई थी। तो तस्बुकी कहता है, तुमने मुझे शुरुआत से ही धोखा दिया है, तुमने मेरे प्यार का मजाक बनाया है, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। और ये कहकर तस्बुकी वहाँ से जाने लगता है। तो कि तभी उधर से जॉम्बी आता है और तस्बुकी को बताता है कि घर में आग लग गई है। तो तस्बुकी कहता है, दादाजी कहाँ है? तो यामा कहता है, शायद दादाजी आग के अंदर फंस गए हैं। तो तस्बुकी यामा को कहता है, जाइए सबको जल्दी इस घर से बाहर निकालिए और आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाइए। तो यामा कहता है ठीक है और वो वहाँ से चला जाता है। तो तस्बुकी भी जाने लगता है। नाव कहती है, बिना तुम मेरी बात सुने नहीं जा सकते, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगी, इसलिए तुम्हें वापस आना होगा मेरे पास। तो तस्बुकी ये सुन लेता है और वहाँ से चला जाता है और नाव वहीं पर तस्बुकी का वेट करती है। आगे तस्बुकी दादाजी को बचाने के लिए आग में कूद जाता है पर आग इतनी ज्यादा लग जाती है जिस वजह से तस्बुकी आग के बीचों बीच नीचे गिर जाता है और वो सोचने लगता है ये एक ना एक दिन तो होना ही था, ये स्टोर सकूरा का है और वो एक ना एक दिन इस स्टोर को लेकर चली जाएगी। और तस्बुकी नाव के धोखों को याद करके बेचारा इतना बेबस महसूस करता है कि वो दोबारा उठ भी नहीं पाता और वहीं पर बेहोश हो जाता है। इधर नाव तस्बुकी का इंतजार करती है और उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने तस्बुकी को इतना हर्ट किया। कि तभी उधर से कोई आ रहा होता है तो नाव को लगता है कि तस्बुकी आ गया, लेकिन जैसे ही नाव देखती है तो वो तस्बुकी नहीं बल्कि जॉम्बी रहता है। तो नाव जैसे ही जॉम्बी को देखती है तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है। कि तभी वहाँ पर वो मिस्टीरियस आदमी आ जाता है और नाव को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। आगे जब नाव की आंखें खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। तो नाव यूको से पूछती है, तस्बुकी कहाँ है? उसे चोट तो नहीं लगी ना? मुझे उसके पास जाना है, प्लीज बताओ तस्बुकी कहाँ है? तो यूको नाव को संभालती है और कहती है, मुझे नहीं पता तस्बुकी कहाँ है, लेकिन मुझे इतना पता है आग में किसी को चोट नहीं लगी और ना ही किसी की मौत हुई, इसलिए तुम टेंशन मत लो, तस्बुकी
ठीक होगा। तो नाव ये सुनकर राहत महसूस करती है कि तभी नाव को पता चलता है कि उसका बच्चा भी नहीं रहा। तो नाव ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और खूब रोती है। तो युको नाव को संभालती है। इधर वो मिस्टीरियस आदमी ज़ॉम्बी से पूछता है, क्या तसुकी को होश आ गया? तो ज़ॉम्बी कहता है, नहीं, अभी वो हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती है, अभी तक उसे होश नहीं आया। वैसे अब नाव क्या करेगी? क्या वो फिर से उस घर में वापस जाएगी या कहीं और? तो वो मिस्टीरियस आदमी कहता है, मुझे नहीं पता नाव क्या करेगी, वो नाव पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहती है। आगे कुछ दिन बीत जाते हैं तो तसुकी दादाजी के जगह पर उनका काम संभालता है, क्योंकि दादाजी अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं और उन्हें अभी तक होश नहीं आया हुआ होता है। तो तसुकी की माँ तसुकी की हालत देखकर तसुकी को कहती है, तुम कब तक उस बुढ़े का काम संभालोगे? तुम्हें पता है ना तुम यहाँ के मालिक हो। तो तसुकी कहता है, मैं अभी यहाँ का मालिक नहीं हूँ, अभी दादाजी बेहोश हैं, इसलिए मुझे उनका सारा काम करना होगा ताकि जब वो वापस आए तो उन्हें कोई परेशानी ना हो। और तो तसुकी की माँ कहती है, तुम अब भी नाव को ढूंढ रहे हो, तुम्हें पता है ना उस लड़की ने तुम्हें धोखा दिया है और तुम अब भी उसे ढूंढ रहे हो। तो तसुकी अपनी माँ को इस बात का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि वो नाव को क्यों ढूंढ रहा है। और तसुकी को अब ये भी नहीं पता कि अब वो नाव से प्यार करता भी है या उससे अब नफरत करता है। आगे नाव को न्यूज के जरिए पता चलता है कि तसुकी ने आग में जाकर मिठाई बनाने वाले सामान को बचाया। तो नाव ये न्यूज देखकर पूरी तरह शॉक्ड रहती है और वो सोचती है तसुकी ने उसे छोड़कर उन सामानों को चुना। तसुकी के लिए बस वो स्टोर मायने रखता है, वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। तो बेचारी का ये सब देखकर पूरी तरह दिल टूट जाता है। आगे मिस्टीरियस आदमी नाव से पूछता है, तुम क्या करना चाहती हो? क्या तुम उस घर में वापस जाना चाहती हो या कहीं और? अगर तुम उस घर में वापस गई तो तुम्हें बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ेगा। तो नाव कहती है, मैं उस घर में वापस जाना नहीं चाहती, मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हूँ, तसुकी से भी दूर। क्योंकि नाव को लगता है कि तसुकी उससे प्यार नहीं करता, अगर उससे वो प्यार करता तो वो उससे जरूर मिलने आता। वेल इधर नाव को क्या पता तसुकी की हालत इतनी खराब थी कि उसे 10 दिनों तक होश भी नहीं आया था, और जब तसुकी को होश आया तब तक नाव जा चुकी थी। आगे सियोरी तसुकी के साथ मिठाई बना रही होती है। तो तसुकी सियोरी को देखता है कि तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब तसुकी आग के बीचों बीच फंस गया था तो सियोरी ने ही उसकी जान बचाई थी, और इस चक्कर में सियोरी का चेहरा भी जल गया था। तो तसुकी को सियोरी के लिए बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से उसका चेहरा जल गया। तो तसुकी सियोरी को मिठाई बनाना सिखाता है और कहता है, तुम हमेशा रेड ही क्यों पहनती हो? तो सियोरी कहती है, मैं हमेशा रेड इसलिए पहनती हूँ ताकि लोग मुझे नोटिस करे। तुम्हें पता है ना मुझसे 2 बड़ी बहनें हैं और वो दोनों बहनें मुझसे ज्यादा सुंदर और स्मार्ट हैं, इसलिए पापा भी उसे ही पसंद करते हैं। और मेरे पापा को लगता है कि मेरी शादी करा देना ही मेरे लिए बेस्ट चॉइस है, क्योंकि मेरे पापा को मेरे में कुछ भी स्पेशल नहीं दिखता। उन्हें लगता है कि मैं कोई भी काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं सबका अटेंशन पाने के लिए रेड कपड़े पहनती हूँ ताकि वो लोग मुझे देखें। तो तसुकी सियोरी को कहता है, तुम अपने आप में बेस्ट हो, अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो मन लगाकर करो तो तुम्हें तरक्की जरूर मिलेगी। आगे सियोरी के पापा सियोरी का रिश्ता फाइनल करते हैं, पर सियोरी उस रिश्ते से मना कर देती है और अपने पापा को कहती है, अब मैं और आपके मुताबिक नहीं चलूंगी, मैं अब वो करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। और सियोरी अपने पापा का घर छोड़कर तसुकी के पास जाती है और तसुकी को कहती है, क्या तुम मुझे अपने स्टोर में एक छोटा सा काम दोगे? मैं बहुत मेहनत करूंगी, प्लीज मुझे एक मौका दे दो अपने स्टोर में काम करने का। तो तसुकी सियोरी को काम पर रख लेता है। दूसरी तरफ आगे तसुकी दादाजी से मिलने जाता है और उनके लिए फ्लावर्स भी लेकर जाता है कि तभी तसुकी की नजर वहाँ पर पड़े फ्लावर्स पर पड़ती है। तो तसुकी नर्स से पूछता है, ये फ्लावर कौन लेकर आया? तो नर्स कहती है, मुझे नहीं पता, मैंने किसी को भी नहीं देखा। तो तसुकी जैसे वो फ्लावर देखता है तो उसे लगता है कि ये फ्लावर्स नाव लेकर आई है। तो तसुकी नाव को ढूंढने के लिए चला जाता है, तो उसकी नजर नाव पर पड़ती है और वो उसके पीछे भी जाता है, पर उससे पहले ही नाव वहाँ से गायब हो जाती है। इधर तसुकी की माँ जब वो व्हील खोलकर देखती है तो वो व्हील बिल्कुल खाली रहता है। तो तसुकी की माँ ये देखकर समझ जाती है कि दादाजी ने उसे धोखा दिया और उन्होंने असली व्हील कहीं और छुपा कर रखी है। आगे 3 साल का लीप आ जाता है और इन 3 साल के अंदर तसुकी का स्टोर उसी मुकाम पर आ जाता है जहाँ 15 साल पहले था, और सियोरी उस स्टोर को अच्छे से संभालती है और सारे कस्टमर को अच्छे से ट्रीट करती है। लेकिन इन 3 सालों में तसुकी बहुत बिजी हो जाता है और वो बहुत कम ही मिठाई बना पाता है। आगे तसुकी की माँ सियोरी को अपने पास बुलाती है और तसुकी की माँ सियोरी को कहती है, जाकर तुम मेरे बेटे पर डोरे डालो ताकि वो तुम्हारे करीब आ सके और उस नाव को भूल सके। वैसे भी नाव को गए हुए 3 साल हो गए हैं, वो पक्का नाव को भूल गया होगा, इसलिए तुम्हारे पास ये अच्छा मौका है तसुकी को पाने का। तो सियोरी तसुकी की माँ की बातों में आ जाती है और सियोरी तसुकी के पास जाती है और उसे अपने झांसे में लेने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी आ जाता है। तो सियोरी वहाँ से चली जाती है। तो ज़ॉम्बी तसुकी को पैसे देता है और कहता है, ये रहा मेरा लास्ट किस, आज से मेरा कर्जा खत्म हुआ। तो तसुकी कहता है, कल से तुम मिठाइयाँ बना सकते हो। तो ज़ॉम्बी जैसे ये सुनता है कि वो कल से मिठाइयाँ बना सकता है तो वो बहुत खुश होता है और कहता है, नाव रहती तो
वो भी ये सुनकर बहुत खुश होती। तसबुकी, क्या तुम्हें नाव की याद नहीं आती? तो तसबुकी ये सुनकर सैड हो जाता है और कहता है, मैं जब भी मिठाइयाँ बनाता हूँ तो मुझे नाव की याद आती है, क्योंकि नाव को मिठाइयाँ बनाना बहुत पसंद था और वो जब भी मिठाइयाँ बनाती थी तो वो उसी में खो जाती थी। लेकिन अब नाव को गए हुए 3 साल हो चुके हैं, उसने तो लाइफ में मूव ऑन भी कर लिया होगा, इसलिए अब मुझे नाव के बारे में कोई बात नहीं करनी। आगे तसबुकी बिजनेस के सिलसिले में एक लेडी से मिलने जाता है, तो वो लेडी तसबुकी को बताती है कि वो 1 साल से एक स्टोर के साथ बिजनेस कर रही है और उसका स्वीट बहुत ही अच्छा है। तो तसबुकी जैसे ही उस स्टोर का नाम सुनता है तो उसे लगता है कि ये स्टोर कहीं नाव का तो नहीं। वेल, इधर वो स्टोर नाव का ही होता है। तो वो मिस्टीरियस आदमी नाव को कहता है, वो लेडी हमारे साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हो गई है। तो नाव ये सुनकर बहुत खुश होती है। तो वो मिस्टीरियस आदमी कहता है, लेकिन अब तुम्हें तसबुकी का सामना करना होगा, क्योंकि वो भी इस डील के पीछे पड़ा हुआ है। तो नाव कहती है, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं तसबुकी के स्टोर को बर्बाद करके रहूं। दूसरी तरफ तसबुकी अपने स्टोर के लिए एक बड़ा ऑर्डर लेने जाता है। तो वो लेडी कहती है, मुझे एक और स्टोर की मिठाई बहुत अच्छी लगती है, इसलिए तुम दोनों में कंपटीशन होगा और तुम दोनों में जिसकी भी मिठाई अच्छी होगी उसे ही ये ऑर्डर मिलेगा। तो तसबुकी ये सुनकर सैड हो जाता है और स्टोर में जाकर सबको ये बात बताता है। तो तसबुकी की माँ जैसे ये सुनती है तो वो बौखला जाती है और कहती है, वो लेडी हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, मैं अभी उससे बात करती हूँ। तो तसबुकी कहता है, आप रहने दीजिए, अगर वो लेडी कंपटीशन करवाना चाहती है तो मैं भी रेडी हूँ, मैं भी एक अच्छी मिठाई बनाऊंगा जिससे मैं उस लेडी का दिल जीत लूंगा और वो ऑर्डर हमें ही मिलेगा। इधर वो मिस्टीरियस आदमी नाव को बताता है कि उस लेडी ने अभी तक किसी को भी ऑर्डर नहीं दिया, वो हम दोनों के बीच कंपटीशन करवाना चाहती है ताकि वो ये पता लगा सके किसकी मिठाई बेस्ट है। तो नाव कहती है, मैं अपना बेस्ट दूंगी और ये ऑर्डर मैं लेकर रहूंगी, मेरे पास इस स्टोर के अलावा कुछ भी नहीं है, अगर मुझे तसबुकी के स्टोर को नीचे गिराना है तो मुझे अपने स्टोर को ऊपर उठाना होगा। दूसरी तरफ स्योरी को रास्ते में नाव मिल जाती है, तो दोनों रेस्टोरेंट जाकर बातें करती है। तो नाव स्योरी से पूछती है, तसबुकी 3 साल से मिठाइयाँ नहीं बना रहा, क्या वो बिजनेस में इतना बिजी हो गया है कि मिठाइयाँ बनाना भूल गया है? वो हमेशा कहता था कि उसे मिठाइयाँ बनाना बहुत पसंद है और वो स्टोर उसके लिए बहुत मायने भी रखती है, लेकिन अब वो खुद को बिजनेस में ढाल रहा है मिठाइयाँ बनाने के बजाय। तो स्योरी को नाव की ये बातें बहुत बुरी लगती है और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। आगे नाव अपने स्टोर जाती है और बहुत सैड रहती है। तो वो मिस्टीरियस आदमी नाव से पूछता है, तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी सैड क्यों हो? तो नाव कहती है, मुझे रास्ते में स्योरी मिल गई थी। तो वो मिस्टीरियस आदमी कहता है, क्या स्योरी ने तसबुकी को बता दिया कि तुम यहाँ पर हो? तो नाव कहती है, मुझे नहीं लगता कि स्योरी तसबुकी को बताएगी कि मैं यहाँ पर हूँ। तो मिस्टीरियस आदमी कहता है, क्या तुम्हें फिर से तसबुकी परेशान कर रहा है? क्या तुम्हें नहीं पता तुमने यहाँ तक आने के लिए कितनी मेहनत की है? क्या तुम भूल गई? तो नाव कहती है, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूली। जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई तो मैं एक स्टोर में काम कर रही थी, लेकिन तब भी उन लोगों को मेरी खुशी देखी नहीं गई और उन लोगों ने मुझे मेरी माँ की तरह ही मुझे फंसाने की कोशिश की और सारा आग का इल्जाम मुझ पर लगा दिया कि मैंने घर में आग लगाई थी दादाजी को मारने के लिए। लेकिन अगर आप नहीं होते तो मैं उन झमेले से छूट नहीं पाती और हमेशा के लिए जेल में ही रह जाती। उसके बाद भी मैंने खुद को संभाला, लेकिन तसबुकी की माँ फिर भी बाज नहीं आई। उन्होंने पूरी मीडिया के सामने मेरी माँ को बदनाम करने की कोशिश की और उस न्यूज़ को देखकर मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मैं जाकर झाड़ियों से गिर गई। अगर आप उस दिन झाड़ियों में नहीं आते और मुझे नहीं बचाते तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो मिस्टीरियस आदमी कहता है, तुमने उस दिन मुझसे कुछ मांगा था, तुम चाहती थी कि तुम्हारा भी एक स्टोर हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये स्टोर खोल कर दिया है। तो नाव कहती है, मैं ये स्टोर इसलिए खोलना चाहती थी ताकि मैं तसबुकी के स्टोर को टेक ओवर कर सकूं, क्योंकि तसबुकी को अब मिठाइयाँ बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया, उसे बस अब बिजनेस करना ही आता है, इसलिए मैं उस स्टोर को किसी भी कीमत पर अपना बना कर रहूंगी। इधर तसबुकी की माँ टेंशन में होती है कि अगर तसबुकी इस कंपटीशन में नहीं जीत पाया तो उसे बहुत बड़ा लॉस लगेगा और उसके स्टोर का नाम भी खराब होगा। तो तसबुकी की माँ कांग्रेसमैन से हेल्प मांगती है और कहती है, आपको किसी भी कीमत पर तसबुकी को ही जिताना होगा। तो कांग्रेसमैन कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, इस कंपटीशन में सिर्फ तसबुकी ही जीतेगा और कोई नहीं। तो तसबुकी की माँ ये सुनकर खुश हो जाती है। आगे कंपटीशन का दिन आ जाता है और नाव बाहर टहल रही होती है कि तभी उसकी नजर तसबुकी पर पड़ती है। तो नाव तसबुकी के पास जाती है तो तसबुकी नाव को देख ही नहीं पाता और वो कहता है, तुम कौन हो? तो नाव ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो तसबुकी नाव को कहता है, 1 मिनट रुको, मैं अभी ठीक हो जाऊंगा। कि तभी उधर से स्योरी आ रही होती है तो नाव वहाँ से चली जाती है और नाव को पता चलता है कि उस आग की वजह से तसबुकी की आँख की रोशनी धीरे धीरे जा रही है और तसबुकी अपनी आंखों की वजह से ही मिठाई नहीं बना रहा, ना कि वो बिजनेस में बिजी है और तसबुकी धीरे धीरे अंधा हो रहा है। दूसरी तरफ जब तसबुकी की आंखों की रोशनी आती है तो उसके सामने स्योरी रहती है। इधर
सारे लोग तसबुकी और नाव की मिठाइयाँ टेस्ट करते हैं तो उन्हें नाव की मिठाइयाँ ज्यादा पसंद होती है, पर कांग्रेसमैन की वजह से उन लोगों को तसबुकी को ही जिताना पड़ता है। जब तसबुकी की माँ को ये बात पता चलती है तो तसबुकी की माँ बहुत खुश होती है। तो तसबुकी भी ये सुनकर बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि उसकी मेहनत का फल है कि वो ये कंपटीशन जीता है। इधर जब नाव को पता चलता है कि वो कंपटीशन में हार गई है तो वो सैड हो जाती है। तो वो मिस्टीरियस आदमी नाव को बताता है तुम्हारी मिठाइयाँ में कोई कमी नहीं थी, और वो मिस्टीरियस आदमी नाव को तसबुकी की माँ और कांग्रेसमैन की फोटो दिखाता है। ये सब तसबुकी की माँ का किया कराया है। तसबुकी की माँ और कांग्रेसमैन के बीच कुछ चल रहा है। उसने कांग्रेसमैन को अपने झांसे में ले लिया और उसी की वजह से तसबुकी ये कंपटीशन जीता है। तो नाव कहती है जैसा तसबुकी की माँ ने हम लोगों के साथ किया है हम भी वैसा ही उसके साथ करेंगे। आगे तसबुकी की माँ कांग्रेसमैन को घर बुलाती है उनका शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से तसबुकी इस कंपटीशन में जीत पाया। कि तभी उधर से तसबुकी आ जाता है और वो ये सब सुन लेता है और तसबुकी अपनी माँ पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है आपने ऐसा क्यों किया। तो तसबुकी की माँ कहती है मैंने ये सब स्टोर के लिए किया, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो हमारा स्टोर हार जाता और हमारे स्टोर की बहुत बदनामी भी होती, इसलिए मैंने ये सब किया। तो तसबुकी कहता है आपने बहुत गलत किया है, मैं इसे किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो तसबुकी की माँ कहती है तुम एक्सेप्ट करो या ना करो, मैं इस स्टोर को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो तसबुकी कहता है मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि आप मेरी माँ हो, और ये कहकर तसबुकी वहाँ से चला जाता है। इधर नाव उस कांग्रेसमैन को अपने स्टोर पर इनवाइट करती है तो कांग्रेसमैन को नाव की मिठाइयाँ बहुत पसंद आती है। कि तभी उधर से तसबुकी आ जाता है। तो कांग्रेसमैन तसबुकी को कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम अपने बिजनेस राइवल का स्टोर देखने आए हो, और ये कहकर कांग्रेसमैन वहाँ से चला जाता है। तो तसबुकी नाव को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और नाव से पूछता है उस दिन आग लगने के बाद से तुम कहाँ गायब हो गई थी, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा पर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। तो नाव तसबुकी की बातों को अवॉइड करती है और उसके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देती। तो तसबुकी फिर भी नाव से क्वेश्चन पूछता ही रहता है तो नाव भी तंग आ जाती है। तो नाव कहती है क्या तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ, मैं सकूरा हूँ, एक खूनी की बेटी। मैं तुम्हारे स्टोर इसलिए आई थी ताकि मैं अपनी माँ की बेगुनाही साबित कर सकूं, लेकिन तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया। कि तभी उधर से मिस्टीरियस आदमी की एंट्री होती है और मिस्टीरियस आदमी तसबुकी के सामने ये कहता है कि ये स्टोर हमारा है और हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तो तसबुकी का ये सुनकर तो दिल ही टूट जाता है और तसबुकी अपना टूटा हुआ दिल लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर वो मिस्टीरियस आदमी नाव को कहता है मैंने अपनी लाइन क्रॉस कर दी, उसके लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन तसबुकी को सबक सिखाना जरूरी था। तो नाव कहती है मुझे पता है आपने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है, इसलिए आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वेल मिस्टीरियस आदमी सच में नाव से प्यार करता है और वो उससे शादी भी करना चाहता है, लेकिन मिस्टीरियस आदमी ये बात नाव को नहीं बता सकता। अगर मिस्टीरियस आदमी ने अभी ये बात नाव को बता दी तो पता नहीं नाव का क्या रिएक्शन होगा। आगे मैगजीन में नाव के स्टोर और नाव की पिक छपती है तो कांगुस्तु के सारे सेफ और सियोरी भी नाव की मैगजीन में ये पिक देखते हैं तो वो लोग पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं कि ये स्टोर नाव का है। कि तभी उधर से तसबुकी की माँ की एंट्री होती है और तसबुकी की माँ भी नाव की पिक देख लेती है और उन्हें भी पता चल जाता है कि वो स्टोर नाव का है। तो तसबुकी की माँ ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और तसबुकी के पास जाती है और उससे पूछती है तुम्हें ये बात पता थी ना, जिस स्टोर से तुम्हारा कंपटीशन हुआ था वो स्टोर नाव का था। तो तसबुकी कहता है हाँ मुझे ये बात पता थी। आगे तसबुकी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर तसबुकी की हालत देखकर तसबुकी को सर्जरी के लिए सजेस्ट करते हैं और तसबुकी को ये भी बताते हैं कि अगर उसने सर्जरी नहीं की तो वो पूरी जिंदगी के लिए अंधा हो सकता है। तो तसबुकी कहता है क्या इस सर्जरी के बाद मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। तो डॉक्टर कहते हैं नहीं तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो पाओगे, लेकिन तुम्हारी आंखें कुछ दिनों के लिए ठीक हो सकती है, लेकिन अगर तुम सर्जरी नहीं करवाते तो तुम पूरी जिंदगी के लिए अंधे सकते हो। पर तसबुकी सर्जरी के लिए मना कर देता है क्योंकि अगर उसने सर्जरी करवा ली तो उसे 3 हफ्तों के लिए बेड पर रहना होगा और अगर तसबुकी 3 हफ्तों के लिए बेड पर रह गया तो वो गार्डन पार्टी की तैयारी नहीं कर पाएगा। तो तसबुकी सर्जरी के लिए मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है कि तभी वो नाव से टकरा जाता है। तो तसबुकी नाव को फिर से नहीं देख पाता पर नाव तसबुकी को देख लेती है और कहती है क्या तुम्हारी आंखों की रोशनी फिर से चली गई। तो तसबुकी ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि आखिरकार नाव को कैसे पता चला। आगे सियोरी तसबुकी को पटाने की बहुत कोशिश करती है पर तसबुकी सियोरी पर ध्यान ही नहीं देता और जॉम्बी ये सब देख लेता है। तो जॉम्बी सियोरी को समझाता है तुम कितनी भी कोशिश कर लो तसबुकी को पटाने की, वो तुम्हें भाव नहीं देगा क्योंकि तसबुकी के दिल में अभी भी नाव बसी हुई है और वो नाव से ही प्यार करता है, इसलिए तुम उसका पीछा छोड़ दो
और अपनी लाइफ आराम से जियो। तो सियोरी को नाव से बहुत जलन होती है और सियोरी गिव अप करने का नाम ही नहीं लेती और वो डिसाइड कर लेती है कि वो तसबुकी को किसी भी कीमत पर पाकर रहेगी। और सियोरी तसबुकी को पाने के लिए एक चाल चलती है और सियोरी तसबुकी की माँ को बता देती है कि वो माँ बनने वाली है, वो भी तसबुकी के बच्चे की। तो तसबुकी की माँ ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है तुम अब टेंशन मत लो, मैं तुम दोनों की शादी करवा कर रहूंगी। और तसबुकी की माँ सियोरी को लेकर उसके पापा के पास जाती है। तो सियोरी के पापा सियोरी से अच्छे से बात नहीं करते, पर सियोरी की बहनें और उसकी माँ उससे अच्छे से बात करती है और कहती है अब तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हें अब अपना ख्याल ज्यादा रखना होगा, ठीक है। तो सियोरी के पापा को भी सियोरी पर दया आ जाती है और वो कहती है जब तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो अपने बच्चे को लेकर इधर जरूर आना। तो सियोरी ये देखकर बहुत खुश होती है कि उसके पापा का भी दिल पिघल रहा है और वो उसे माफ कर रहे हैं। पर सियोरी को बुरा भी लगता है कि वो सबसे झूठ बोल रही है कि वो प्रेग्नेंट है और अगर ये बात किसी को पता चल गई तो पता नहीं वो लोग उसके साथ क्या करेंगे। आगे नाओ तसबुकी को कहती है तुम्हें सर्जरी करवा लेनी चाहिए। तो तसबुकी कहता है अगर मैं सर्जरी करवा लूंगा तो गार्डन पार्टी की तैयारी नहीं कर पाऊंगा। तो नाओ कहती है क्या तुम्हें अपनी आंखों से ज्यादा गार्डन पार्टी की पड़ी हुई है? अगर तुम्हारी आंखों को कुछ हो जाता है तो तुम पूरी जिंदगी नहीं देख पाओगे। तो तसबुकी कहता है किसे परवाह है, अगर मुझे कुछ हो भी जाता है और उस गार्डन पार्टी में बहुत सारे लीडर्स आएंगे और बड़े बड़े लोग भी आएंगे और अगर हमने उनका स्वागत अच्छे से नहीं किया तो हमारे फैमिली और हमारे स्टोर की बहुत ही बदनामी होगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरा स्टोर वहीं पर दम तोड़ देगा और मैं भी। तो नाव को पता चल जाता है कि तसबुकी के लिए वो स्टोर अभी भी उतना ही मायने रखता है जितना पहले रखता था। तसबुकी जरा भी नहीं बदला है, वो तसबुकी वही तसबुकी है जिससे नाव ने कभी प्यार किया था। आगे तसबुकी वहाँ से जाने लगता है तो नाव तसबुकी को कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना मन नहीं बदलूंगी, मैं कोंगेस्तु स्टोर को किसी भी कीमत पर पाकर रहूंगी क्योंकि मेरी माँ ने वो स्टोर मेरे लिए छोड़ा है, इसलिए मैं उस स्टोर को किसी भी कीमत पर पाकर रहूंगी, चाहे मुझे कानून के पास क्यों न जाना पड़े। तो तसबुकी ये सुनकर चला जाता है। आगे तसबुकी को अपने बचपन की थोड़ी थोड़ी बातें याद आने लगती है और उसे ये याद आने लगता है कि जिस दिन उसके पापा का कत्ल हुआ था वहाँ पर कोई और भी था, पर तसबुकी को उसका चेहरा याद नहीं आता। तो तसबुकी को सबसे पहले अपनी माँ पर ही शक होता है, लेकिन वो अपनी माँ पर शक नहीं कर पाता क्योंकि जिस रात उसके पापा का कत्ल हुआ था उस रात उसकी माँ पूरे टाइम उसके साथ थी, तो उसकी माँ उसके पापा का कत्ल नहीं कर सकती। फिर कौन था जिसने मेरे पापा को मारा? तो तसबुकी डिसाइड कर लेता है कि वो किसी भी कीमत पर अपने पापा के हथियारे का पता लगा कर रहेगा। आगे तसबुकी मिठाई बना रहा होता है कि तभी उधर से तसबुकी की माँ आती है और तसबुकी की माँ तसबुकी को बताती है कि सियोरी प्रेग्नेंट है। तो तसबुकी जैसे ही ये सुनता है तो बेचारा शॉक्ड हो जाता है और वो सोचने लगता है उसने आज तक सियोरी को हाथ नहीं लगाया तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। तो तसबुकी सियोरी के पास जाता है पूछने के लिए ये सब क्या चल रहा है। तो सियोरी खुद को तसबुकी को सौंप देती है और कहती है प्लीज तसबुकी मेरे साथ रिश्ता बना लो और मुझे अपने बच्चे की माँ बनने का सुख दो। मैंने सबसे झूठ कहा कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, प्लीज इस झूठ को सच में बदल दो। तो तसबुकी कहता है अगर मैं हमारे एंगेजमेंट के पहले वाला तसबुकी होता तो मैं तुम्हारी ये विश जरूर पूरी कर देता, लेकिन अब मुझसे ये नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे दिल में कोई और है और मेरा दिल ये इजाजत नहीं देता कि मैं किसी और के साथ संबंध बनाऊं, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो। और रही बात तुम्हारी प्रेगनेंसी की तो मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा और तुम जब तक चाहे इसे छुपा सकती हो और जब तुम्हारा मन करे तो तुम ही सबको बता देना। और ये कहकर तसबुकी वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी सियोरी का पूरी तरह दिल टूट जाता है। आगे मिस्टीरियस आदमी नाव को बताता है कि मुझे पता चला है कि जिस दिन आग लगी थी उस दिन तसबुकी की माँ दादाजी के रूम में गई थी, पता नहीं वो उस दिन वहाँ पर क्या करने गई थी। तो नाव ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। इधर कांग्रेसमैन तसबुकी की माँ को कॉल करता है और कहता है नाव हमारे रिलेशन के बारे में जानने की कोशिश कर रही है और अगर उसे हमारे रिलेशन के बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। तो तसबुकी की माँ ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और वो सोचने लगती है कि अगर नाव को कुछ पता चल गया तो ये स्टोर उसके हाथ से चला जाएगा, इसलिए मुझे कुछ करना होगा। तो तसबुकी की माँ दादाजी को अपने तरफ घुमाने की बहुत कोशिश करती है पर दादाजी उसे भाव ही नहीं देते कि तभी नाव भी आती है दादाजी से मिलने के लिए। तो तसबुकी की माँ जैसे ही नाव को देखती है तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। तो साकुरा तसबुकी की माँ को कहती है अगर कांग्रेसमैन तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ लेंगे तब तुम क्या करोगी। तो तसबुकी की माँ को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो नाव को नीचा दिखाने के लिए नाव को ये बता देती है कि सियोरी प्रेग्नेंट है। तो नाव जैसे ही ये सुनती है तो बेचारी को बहुत बड़ा धक्का लगता है और तसबुकी की माँ नाव को धक्का देकर वहाँ से जाने लगती है। तो नाव तसबुकी की माँ को कहती है चाहे तुम कुछ भी कर लो वो स्टोर मेरा है क्योंकि मैं इत्सुकी की रियल बेटी हूँ और ये बात तुम झुटला नहीं सकती।
तो तसबुकी की माँ ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और दादाजी भी ये सुन लेते हैं, पर वो कोई रिएक्ट नहीं करते। आगे तसबुकी की माँ दादाजी को डिस्चार्ज करके घर लेकर आ जाती है। तो तसबुकी अपनी माँ से पूछता है, आपने दादाजी को डिस्चार्ज क्यों करवाया? तो तसबुकी की माँ कहती है, क्योंकि हॉस्पिटल में दादाजी की अच्छे से देखभाल नहीं हो पाती, इसलिए मैं इन्हें घर ले आई इनका अच्छे से देखभाल करने के लिए। तो तसबुकी कहता है, आपको दादाजी की कब से इतनी फिक्र होने लगी? तो तसबुकी की माँ कहती है, क्या तुम अपनी माँ को इतना बुरा समझते हो? तुम्हारी माँ के अंदर भी दिल है और मुझे भी दया आती है। और ये कहकर तसबुकी की माँ दादाजी को लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे नाव दादाजी से मिलने के लिए तसबुकी के स्टोर आती है। तो वहाँ पर नाव की मुलाकात सियोरी से होती है। तो नाव सियोरी को बता देती है कि तसबुकी की आंखों में प्रॉब्लम है, अगर उसने सर्जरी नहीं करवाई तो वो अंधा हो सकता है। और नाव सियोरी को कहती है, प्लीज जाकर तसबुकी को मनाओ कि वो अपना सर्जरी करवा ले, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। तो सियोरी कहती है, मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरी बात नहीं मानेगा। आगे नाव दादाजी से मिलती है। तो दादाजी नाव से पूछते हैं, तुमने जो हॉस्पिटल में कहा, क्या तुम सच में मेरी इत्सुकी की बेटी हो? तो नाव दादाजी को डीएनए रिपोर्ट दिखाती है और कहती है, मैं ही इत्सुकी की बेटी हूँ। तो दादाजी उस डीएनए रिपोर्ट को देखकर समझ जाते हैं कि नाव ही उनकी रियल पोती है। कि तभी वहाँ पर तसबुकी की माँ भी आ जाती है और वो भी ये सब देख लेती है। तो तसबुकी की माँ गुस्से से वो दोनों रिपोर्ट फाड़ देती है और कहती है, अब किसी को भी नहीं पता चलेगा कि तुम इस खानदान की बेटी हो। तो नाव उस रिपोर्ट को देखकर रोने लगती है क्योंकि उसकी माँ की आखिरी निशानी वही होती है, क्योंकि उसकी माँ ने बस वो रिपोर्ट ही तो उसके लिए छोड़ा हुआ होता है जिससे ये प्रूफ हो सकता था कि वो उस खानदान की बेटी है। कि तभी वहाँ पर तसबुकी आ जाता है। तो तसबुकी की माँ बात को बदल देती है। तो दादाजी तसबुकी की माँ और तसबुकी को बाहर जाने को कहते हैं क्योंकि उन्हें नाव से अकेले में बात करनी होती है। तो दादाजी नाव को कहते हैं, अगर तुम सच में मेरे बेटे की बेटी हो तो मुझे मिठाई बनाकर खिलाओ ताकि मैं उसके टेस्ट से पता लगा सकूं कि तुम सच में मेरे बेटे की बेटी हो। आगे नाव दादाजी को मिठाई खिलाती है। तो दादाजी उस मिठाई को खाते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये वही लड़की है जिसने बचपन में वो मिठाई बनाई थी, जिसे खाकर दादाजी का दिल खुश हो गया था। दूसरी तरफ तसबुकी अपनी माँ से पूछता है, मेरे रियल फादर कौन है? आप जानती है ना? क्या उस इंसान ने तो नहीं मेरे पापा को मारा आपके कहने पर? तो तसबुकी की माँ ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और तसबुकी को कोई रिप्लाई नहीं देती। आगे दादाजी नाव और तसबुकी को दोनों को पास में बुलाते हैं और कहते हैं, मुझे पता है तुम दोनों इस स्टोर के लिए लड़ रहे हो, लेकिन मैं ये स्टोर उसी को दूंगा जो इस स्टोर को चलाने के लायक होगा। इसलिए तुम दोनों एक प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाओ और अपनी बेस्ट मिठाई बनाओ, और जिसकी भी मिठाई सबसे बेस्ट होगी वही इस स्टोर का मालिक होगा, ना कि वो जो इस खानदान का असली खून है। दोनों कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं। तो नाव बहुत मेहनत करती है एक अच्छी मिठाई बनाने की, पर उससे एक भी मिठाई अच्छी नहीं बनती। तो मिस्टीरियस आदमी नाव को संभालता है और कहता है, अगर तुम ये सोचकर मिठाई बनाओगी कि तुम्हें वो स्टोर चाहिए तो तुम्हारे हाथ से मिठाई नहीं बनेगी, और बाय चांस अगर तुम्हारे हाथ से मिठाई बन भी गई तो उस मिठाई में वैसा स्वाद नहीं होगा जैसा तुम्हारे हाथों में हुआ करता था। इसलिए शांत मन से बनाओ और पहले की तरह मिठाई एंजॉय करके बनाओ, तभी तुम्हारी मिठाई में वो स्वाद होगा जो तुम चाहती हो। तो नाव को मिस्टीरियस आदमी की बातों से हिम्मत मिलती है। आगे मिस्टीरियस आदमी नाव को प्रपोज कर देता है और कहता है, जब ये कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो नाव ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। तो मिस्टीरियस आदमी कहता है, इस बारे में अभी ज्यादा मत सोचो, अभी तुम कंपटीशन पर ध्यान दो, उसके बाद तुम इस बारे में सोचना, ठीक है? इधर तसबुकी भी एक बेस्ट मिठाई बनाने में अपनी पूरी जी जान लगा देता है। तो ज़ॉम्बी को तसबुकी की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। इधर सियोरी गिल्ट में जी रही होती है कि उसने तसबुकी के साथ ऐसा किया क्योंकि तसबुकी ने हमेशा उसे सपोर्ट ही किया होता है। तो ज़ॉम्बी सियोरी को परेशान देखता है। तो ज़ॉम्बी सियोरी से पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? तो सियोरी ज़ॉम्बी को बता देती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, और सियोरी ज़ॉम्बी से एक हेल्प भी मांगती है। आगे सियोरी और ज़ॉम्बी मिलकर नाव से मिलने जाते हैं और सियोरी नाव को बता देती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और उसके और तसबुकी के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चल रहा। तसबुकी अब भी उससे ही प्यार, तो वो मुझे बचाने के बजाय उन टूल्स को नहीं बचाता। तो सियोरी नाव को कहती है, तुम तसबुकी को गलत समझ रही हो। तसबुकी तो उस दिन आग में घायल हो गया था, उसने उस टूल्स को नहीं बचाया, बल्कि तसबुकी की माँ ने उस टूल्स को बचाया था। और तसबुकी की माँ ने ये झूठी अफवाहें फैलाई कि तसबुकी ने आग में जाकर उस टूल्स को बचाया, और तसबुकी खुद ही 10 दिनों तक हॉस्पिटल में पड़ा था, और जब उसे होश आया तो उसे आग वाले दिन की कोई भी बात याद नहीं थी। और तसबुकी ने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम उसे नहीं मिली। तसबुकी अब भी तुमसे ही प्यार करता है नाव, प्लीज उसे एक मौका दो। तो नाव ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, अगर उस दिन तसबुकी मुझे ढूंढ भी लेता तो भी हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं बदलता। तब भी तसबुकी मुझसे नफरत ही करता क्योंकि मैंने उससे झूठ बोला था, और हम दोनों एक दूसरे को खाली दुख ही पहुँचाते।
इससे अच्छा हम दोनों का अलग होना ही बेहतर था। तो ज़ॉम्बी नाव से पूछता है, अगर तुम कंपटीशन हार गई, क्या तुम हमेशा के लिए उस स्टोर से और तसबुकी से नफरत करती रहोगी? तो नाव इस बात का कोई जवाब नहीं देती। तो ज़ॉम्बी और सियोरी वहाँ से चले जाते हैं। आगे सियोरी सैड रहती है तो ज़ॉम्बी सियोरी को कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए सैड मत रहो। और ज़ॉम्बी सियोरी को अपना मफलर भी पहनाता है। इधर तसबुकी जा रहा होता है कि तभी उसकी आंखों की रोशनी फिर से चली जाती है और तभी उधर से नाव की नकली मम्मी भी गुजर रही होती है। तो नाव की नकली मम्मी तसबुकी को देख लेती है और पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो तसबुकी पहले तो नाव की नकली मम्मी को नहीं पहचानता क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी चली गई होती है, लेकिन जैसे ही उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है तो वो नाव की नकली मम्मी को पहचान लेता है। आगे तसबुकी यूको को कहता है, तुम नाव की असली मम्मी नहीं हो, नाव ने तुमसे झूठ बोलने को कहा था ना। जिस दिन घर में आग लगी थी उस दिन नाव की असलियत सबके सामने आ गई थी और उसके बाद वो गायब हो गई। तो यूको कहती है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि नाव के साथ क्या हुआ? तो तसबुकी कहता है, आपके कहने का क्या मतलब है? तो यूको कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता कि नाव प्रेग्नेंट थी और उस आग की वजह से उसने अपना बच्चा भी खो दिया था? तो तसबुकी जैसे ही बच्चे की बात सुनता है तो बेचारा पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे सियोरी घर वापस आती है और तसबुकी की माँ को बता देती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। तो तसबुकी की माँ कहती है, मैं ये बात जानती थी। तो सियोरी कहती है, जब आप ये बात जानती थी तो आपने मेरे झूठ में मेरा साथ क्यों दिया? तो तसबुकी की माँ कहती है, बच्चा एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी मर्द को पिघला सकती है। अगर तुम तसबुकी के बच्चे की माँ नहीं बनने वाली तो तुम किसी और के बच्चे की माँ बन जाओ और उस बच्चे को तसबुकी का नाम दे दो, लेकिन तुम जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाओ ताकि मैं तसबुकी से तुम्हारी शादी करवा सकूं। कि तभी वहाँ पर तसबुकी आ जाता है और तसबुकी सियोरी को वहाँ से जाने को कहता है। आगे तसबुकी अपनी माँ को कहता है, आप ये सब क्या कर रही हैं? तो तसबुकी की माँ कहती है, मैं कभी भी नाव को ये स्टोर हथियाने नहीं दूंगी। पहले उसकी माँ ने मुझसे मेरा पति छीना, अब उसकी बेटी मुझसे ये स्टोर छीनना चाहती है। मैं ये स्टोर उसे किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। मुझे पता है वो चालाक बुढ़ा नाव को ही कंपटीशन में जिताएगा और नाव तुमसे अच्छी मिठाइयाँ भी बनाती है, वो ही पक्का कंपटीशन जीतेगी। इसलिए हमें इस कंपटीशन को कैंसिल करना होगा क्योंकि मैं इस स्टोर को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। तो तसबुकी कहता है, अगर आप ऐसे ही करती रही ना तो सच में हम लोग सब कुछ हार जाएंगे, इसलिए आप कुछ मत कीजिए क्योंकि ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा किसी भी कीमत पर। दूसरी तरफ मिस्टीरियस आदमी नाव को कहता है, अगर तुम इस कंपटीशन में जीत गई तो तुम तसबुकी को दोबारा कभी नहीं देख पाओगी क्योंकि उसे वो स्टोर छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या तुम अब भी उससे नहीं मिलना चाहती हो? क्या तुम अब भी उससे नफरत करती हो? तो नाव ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और तसबुकी से मिलने के लिए चली जाती है। इधर ज़ॉम्बी तसबुकी को कहता है, मुझे पता है तसबुकी, तुम आज भी नाव से ही प्यार करते हो। अगर वो कंपटीशन हार गई तो तुम्हें पता है ना, तुम उसकी शक्ल कभी नहीं देख पाओगे और फिर से तुम नाव को हमेशा के लिए खो दोगे। तो फिर तुम नाव से क्यों नहीं बात करते और उसे अपने दिल की बात क्यों नहीं बताते? तो तसबुकी ज़ॉम्बी की बातों का रिप्लाई नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। आगे नाव और तसबुकी एक पुल के पास मिलते हैं तो नाव तसबुकी को कहती है, तसबुकी, मैं तुमसे नफरत करती हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई। तुम्हारी वजह से मेरी माँ मुझसे दूर हो गई, लेकिन मैं चाहे तुमसे कितनी भी नफरत कर लूँ फिर भी मैं तुमसे प्यार करना बंद नहीं कर सकती। और यही बात मुझे और दुख पहुंचाता है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ मैं उसे खुश नहीं रख सकती, उल्टा मैं उसके दर्द का कारण हूँ। तो तसबुकी कहता है, मुझे पता है मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो गई, उसके लिए मुझे तुम माफ कर देना। और ये कहकर तसबुकी वहाँ से जाने लगता है तो नाव तसबुकी के लिए खूब रोने लगती है कि तभी उधर से तसबुकी नाव को हक कर लेता है। तो नाव कहती है, मुझे पता है कि आज हमारा लास्ट दिन है, कल हमारे साथ क्या होगा हमें भी नहीं पता, कल कौन जीतेगा और कौन हारेगा और किसे वो स्टोर छोड़कर जाना पड़ेगा वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन आज तो हमारा है ना, हम इसे एक साथ बिता सकते हैं ना। तो तसबुकी ये सुनकर नाव को किस कर लेता है। वेल, आपको यहाँ इनका रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। आगे उन लोगों के कंपटीशन का दिन आ जाता है तो दादाजी उन दोनों की मिठाइयाँ टेस्ट करते हैं। तो दादाजी सबसे पहले नाव की मिठाई टेस्ट करते हैं तो दादाजी को नाव की मिठाई बहुत पसंद आती है। उसके बाद तसबुकी की मिठाई की बारी आती है तो दादाजी तसबुकी की मिठाई देखकर कहते हैं, तसबुकी, तुमने इतना साधारण मिठाई क्यों बनाया है? तो तसबुकी दादाजी को कहता है, इस मिठाई से मेरी यादें जुड़ी हुई है। ये मिठाई वो है जब मैंने पहली बार पापा और आपके साथ मिलकर ये मिठाई बनाई थी और आप लोगों ने मुझे ये मिठाई बनाना सिखाया था। तो दादाजी अपने बीते हुए दिनों को याद करके इमोशनल हो जाते हैं और उस मिठाई को खाते हैं। तो दादाजी को उस मिठाई में वैसा ही स्वाद आता है जैसा तसबुकी के पापा बनाते थे। तो दादाजी उस मिठाई को खाकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, ये मिठाई बहुत ही अच्छी है। तो तसबुकी ये देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि दादाजी ने 18 साल बाद पहली बार तसबुकी के हाथ की बनाई हुई मिठाई खाई होती है। तो दादा
दादाजी को दोनों की मिठाइयाँ बहुत पसंद आती है। तो दादाजी कहते हैं मुझे तुम दोनों की मिठाइयाँ बहुत पसंद आई है, लेकिन मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, इसलिए तुम दोनों अलग अलग रूम में जाकर वेट करो। मैं जिसके रूम का दरवाजा खोलूंगा वही इस कंपटीशन का विजेता होगा और वही इस स्टोर का उत्तराधिकारी होगा। तो दोनों अलग अलग रूम में जाकर बैठ जाते हैं। तो दादाजी तसबुकी की माँ को कहते हैं मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो, इसलिए बाहर आ जाओ। तो तसबुकी की माँ रूम से बाहर आती है। तो दादाजी तसबुकी की माँ को कहते हैं मुझे पता है तुम हमेशा से इस स्टोर को हथियाना चाहती थी, इसलिए आज मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। इन दो मिठाइयों को टेस्ट करके बताओ कि इन दो मिठाइयों में किसकी मिठाई सबसे ज्यादा अच्छी है। अगर तुमने सच में तसबुकी वाली मिठाई ढूंढ ली तो ये स्टोर तुम्हारा हो जाएगा। तो तसबुकी की माँ उन दोनों मिठाइयों को टेस्ट करती है तो उसे नाव की मिठाई ज्यादा पसंद आती है। तो तसबुकी की माँ को लगता है कि शायद तसबुकी ने ही इस मिठाई को बनाया होगा और तसबुकी की माँ नाव की मिठाई को चूज कर लेती है। तो दादाजी नाव का दरवाजा खोल देते हैं और कहते हैं आज से ये स्टोर तुम्हारा हुआ, तुम इस स्टोर की उत्तराधिकारी हुई। तो नाव ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है और तसबुकी की माँ ये सब देखकर तो पगला ही जाती है और तसबुकी के पास जाती है और कहती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने कहा था कि तुम ही जीतोगे, फिर तुम कैसे हार सकते हो। और तसबुकी की माँ तसबुकी को मारने लगती है। तो दादाजी तसबुकी को बचाने की कोशिश करते हैं और इसी चक्कर में दादाजी की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। तो तसबुकी एम्बुलेंस बुलाने जा ही रहा होता है कि दादाजी तसबुकी को रोक देते हैं और कहते हैं मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे घर में ही रहना है। आगे दादाजी का ट्रीटमेंट होता है। आगे डॉक्टर बाहर आकर उन लोगों को बताते हैं कि दादाजी की तबीयत बहुत खराब है और दादाजी तसबुकी से अकेले में बात करना चाहते हैं। तो तसबुकी दादाजी के पास जाता है। तो दादाजी तसबुकी से माफी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने इतने साल तसबुकी को इग्नोर किया और दादाजी ने तसबुकी को हमेशा खरी खोटी ही सुनाई। तो तसबुकी दादाजी को कहता है कोई बात नहीं, आपने पहली बार मेरी मिठाई खाई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो दादाजी कहते हैं अगर मैं तुमसे सच कहूँ तो तुम्हारी मिठाई बहुत ही अच्छी थी, लेकिन मैं तुम्हें विजेता नहीं बना सकता क्योंकि वो मिठाई तुमने सिर्फ मेरे लिए बनाई थी। तुम मिठाई बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट हो, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि तुम अब खुद के लिए जियो, ना कि दूसरों के लिए। तुमने इस स्टोर के लिए बहुत कुछ किया है, अब अपने लिए कुछ करो। आज से मैं तुम्हें इस स्टोर के बोझ तले से आजाद करता हूँ, जाओ अपनी लाइफ जियो। और ये कहकर दादाजी स्वर्ग सिधार जाते हैं। तो तसबुकी दादाजी के लिए खूब रोता है। आगे दादाजी का अंतिम संस्कार मनाया जाता है और उसके बाद तसबुकी घर छोड़ने का प्लान बना लेता है। तो तसबुकी की माँ तसबुकी को ऐसे देखकर कहती है तुम कहाँ जा रहे हो, ये स्टोर तुम्हारा है। तो तसबुकी कहता है मैंने बहुत इस स्टोर के लिए कर लिया, अब मैं खुद के लिए जीना चाहता हूँ। और ये कहकर तसबुकी वहाँ से चला जाता है। तो नाव भी तसबुकी के पीछे पीछे जाती है और तसबुकी को कहती है प्लीज अपनी आंखों की सर्जरी करवा लेना और अपना ख्याल रखना। तो तसबुकी कहता है तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं ये सब करवा लूंगा। नाव क्या तुम मुझे एक प्रॉमिस कर सकती हो। तो नाव कहती है क्या। तो तसबुकी कहता है तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम इस स्टोर को एक नए मुकाम तक ले जाओगी, इसे कभी भी बंद नहीं करोगी। तो नाव तसबुकी को प्रॉमिस करती है कि जैसा तुम चाहते हो मैं इस स्टोर को एक नए मुकाम तक ले जाऊंगी और इसे दुनिया का नंबर 1 स्टोर बनाऊंगी। तो तसबुकी ये सुनकर खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। आगे नाव स्टोर में मिठाइयाँ बना रही होती है कि तभी उधर से तसबुकी की माँ आती है और नाव को डराती है और कहती है तुम चाहे कुछ भी कर लो, ये स्टोर मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी, मैं इसे तुमसे छीन कर रहूंगी, समझी। और ये कहकर तसबुकी की माँ वहाँ से चली जाती है। तो नाव पूरी तरह डर जाती है और कहती है जब तक ये औरत इस घर में रहेगी तब तक मेरी माँ को इंसाफ नहीं मिलेगा, सब उसे कातिल के नजर से ही देखेंगे। आगे तसबुकी की माँ मिठाई बनाने की सारे टूल्स को जला रही होती है कि तभी वहाँ पर मिस्टीरियस आदमी आ जाता है और तसबुकी की माँ को कहता है तुमने लोगों को बहुत परेशान कर लिया, अब तुम्हें मैं ऐसा करने नहीं दूंगा। तुम्हारी वजह से नाव को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा, अब मैं उसे और तकलीफ सहने नहीं दूंगा, इसलिए आज मैं तुम्हारा खिस्सा ही खत्म कर दूंगा। कि तभी वहाँ पर नाव भी आ जाती है और उन दोनों को ऐसे देख लेती है। तो नाव मिस्टीरियस आदमी को इतना बड़ा कांड करने से रोकती है और तसबुकी की माँ इसी मौके का फायदा उठाकर मिस्टीरियस आदमी से वो चाकू छीन लेती है और वो चाकू उन दोनों पर तान देती है और तसबुकी की माँ नाव के सामने उस बॉक्स को जला देती है। तो नाव उस बॉक्स को जलता हुआ देखकर रोने लगती है, आग को बुझाने लगती है क्योंकि उसने तसबुकी से प्रॉमिस किया था कि वो इस स्टोर को कुछ भी होने नहीं देगी। कि तभी वहाँ पर तसबुकी की एंट्री होती है और तसबुकी उस बॉक्स पर अपना कोट रख देता है जिस वजह से आग बुझ जाती है और उस बॉक्स को कुछ भी नहीं होता। दूसरी तरफ जोम्बी और सियोरी यूको के रेस्टोरेंट जाते हैं। तो जोम्बी यूको को कहता है मुझे तसबुकी के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, तसबुकी आज तक नहीं जान पाया कि उसके असली पापा कौन थे और तसबुकी के साथ बहुत ही बुरा हुआ। कि तभी उधर से कांग्रेसमैन की एंट्री होती है। तो जोम्बी कांग्रेसमैन को जैसे ही देखता है तो वो कहता है कहीं तुम ही तो तसबुकी के पापा नहीं
नहीं हो? तो कांग्रेसमैन कहता है मैं तसबुकी का पापा नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तसबुकी का पापा कौन है। तो जॉम्बी कहता है कौन है तसबुकी का पापा? तो कांग्रेसमैन कहते हैं यूको, तुमने इन लोगों को नहीं बताया कि तुम भी जानती हो कि तसबुकी के रियल पापा कौन है? तो जॉम्बी कांग्रेसमैन को कहता है इतना सस्पेंस मत रखो, मुझे बताओ तसबुकी के रियल पापा कौन है? तो कांग्रेसमैन कहता है तसबुकी के रियल फादर मिस्टीरियस आदमी के पापा हैं। तो जॉम्बी और सियोरी ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। आगे तसबुकी को भी पता चल जाता है कि उसके रियल फादर मिस्टीरियस आदमी के पापा हैं और मिस्टीरियस आदमी और तसबुकी दोनों सौतेले भाई हैं। तो तसबुकी ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तो नाउ तसबुकी की माँ से पूछती है इसलिए आपने मेरे पापा को मारा था, है ना? तो तसबुकी की माँ कहती है मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा, उसे किसी और ने मारा है। तो तसबुकी कहता है आप झूठ मत बोलिए, मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैंने कहा था जिस दिन पापा का कत्ल हुआ था उस टाइम आप पूरी रात मेरे साथ थी, लेकिन बाद में आप पापा को ढूंढने के लिए गई थी और जब मैं आपको ढूंढने के लिए पापा के रूम में गया था तो पापा वहाँ पर नीचे पड़े हुए थे और मैंने आपको वहाँ से भागते हुए देखा था। और मैंने आपसे उस दिन ये नहीं कहा था कि नाव की माँ ने पापा को मारा है, मैंने आपको उस दिन ये बताया था कि मैंने नाव की माँ और अपने पापा को एक साथ एक रूम में देखा था और आपने इसी बात का फायदा उठाया और नाव की मम्मी को फंसा दिया और आपने क्राइम सीन से उस चाकू को बदला था ना। मुझे यामा ने सब कुछ बता दिया है क्योंकि यामा ने कुछ शेफ को कहते हुए सुना था कि उस रात आप किचन गई थी और वहाँ से नाव की मम्मी का चाकू भी चुराया था और उसी चाकू को आपने क्राइम सीन पर रख दिया, है ना? आप ही ने पापा को मारा है ना? तो तसबुकी की माँ कहती है मैंने उन्हें नहीं मारा। तो नाव कहती है झूठ बोलना बंद कीजिए, मुझे पता है आप ही ने मेरे पापा को मारा है। तो तसबुकी की माँ कहती है हाँ मैंने तुम्हारे पापा को मारने का प्लान जरूर बनाया था क्योंकि तुम्हारे पापा ने मुझे कभी भी वो खुशी नहीं दी जिसकी मैं हकदार थी, उल्टा वो मुझे डाइवोर्स दे रहे थे क्योंकि तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट थी। तो मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था इस महल में रहने का, तो मैंने एक चाल चली और मिस्टीरियस आदमी के पापा के साथ संबंध बनाया और दादाजी के सामने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो बच्चा इत्सुकी का है। जब इत्सुकी को इस बारे में पता चला तो वो मुझसे पूछने लगा ये कैसे हो सकता है, मैंने तो तुम्हें छुआ तक नहीं है। तो मैंने ही इत्सुकी को धमकाया था कि अगर उसने ये बात किसी को बता दी तो उसकी ही बदनामी होगी और इससे स्टोर का नाम खराब होगा, जिस वजह से इत्सुकी चुप रहा और उसने किसी को भी नहीं बताया कि तसबुकी उसका बच्चा नहीं है। आगे हमारी लाइफ आराम से चल रही थी कि तभी तुम्हारी माँ की एंट्री हुई। मुझे पहले नहीं पता था कि तुम्हारी माँ और इत्सुकी का चक्कर है, लेकिन एक दिन मैंने उन दोनों को एक रूम में देख लिया था और उसी दिन मुझे पता चला इत्सुकी जिस लड़की से प्यार करता था वो लड़की तुम्हारी माँ थी। आगे तुम्हारी माँ ने मुझे मिस्टीरियस आदमी के पापा के साथ देख लिया था और मुझे डर था कहीं वो जाकर इत्सुकी को इस बारे में ना बता दे। तो मैंने इत्सुकी को मारने का प्लान बनाया और मिस्टीरियस आदमी के पापा को कहा इत्सुकी को मारने के लिए, लेकिन उस आदमी से ये काम हुआ ही नहीं और वो इत्सुकी को नहीं मार पाया। तो नाओ कहती है फिर किसने मेरे पापा को मारा? तो तसबुकी की माँ कहती है मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा बल्कि इस आदमी ने तुम्हारे पापा को मारा है। तो नाओ और तसबुकी ये सुनकर हैरान होते हैं कि मिस्टीरियस आदमी ने ही नाओ के पापा को मारा है। तो मिस्टीरियस आदमी भी ये बात कबूल कर लेता है कि उसने ही नाओ के पापा को मारा है। तो नाओ मिस्टीरियस आदमी से पूछती है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो मिस्टीरियस आदमी कहता है क्योंकि इस औरत की वजह से मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। इस औरत का मेरे पापा के साथ अफेयर था और मेरी माँ को जब ये बात पता चली तो वो पूरी तरह टूट गई और उन्होंने इसी वजह से खुदकुशी करने की भी कोशिश की। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस औरत को मार कर रहूंगा ताकि मेरी फैमिली फिर से खुश रहे। और मैं उस रात इस औरत को ही मारने गया था, लेकिन बीच में तुम्हारे पापा आ गए और उन्होंने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की और इसी चक्कर में वो चाकू तुम्हारे पापा के पेट में लग गई। तो तुम्हारे पापा पूरी तरह घायल हो गए और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं वहाँ से भाग गया। तो तसबुकी की माँ कहती है मुझे भी ये बात कुछ दिन पहले पता चली कि मेरे पति को मिस्टीरियस आदमी के पापा ने नहीं बल्कि मिस्टीरियस आदमी ने मारा था। मुझे तो पहले यही लग रहा था कि तुम्हारे पापा को मिस्टीरियस आदमी के पापा ने मारा है, इसलिए मैंने वो चाकू बदल दी थी और सारा इल्जाम नाव की मम्मी पर लगा दिया था। तो तसबुकी मिस्टीरियस आदमी से पूछता है तुम इतने दिनों से चुप क्यों थे? तुमने मेरी मम्मी से बदला क्यों नहीं लिया? अब तुम इनसे बदला क्यों ले रहे हो? तो मिस्टीरियस आदमी कहता है जब मेरे पापा मौत के कगार पर थे तब उन्होंने मुझे एक लेटर दिया था और उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि तुम इत्सुकी के असली बेटे नहीं हो बल्कि नाव इत्सुकी की असली बेटी है। इसलिए मैंने प्लान बनाया कि मैं सबसे पहले नाव को ढूंढूंगा ताकि मैं उसे ये स्टोर वापस दिला सकूं और इस औरत से ये स्टोर छीन सकूं, क्योंकि मेरी वजह से नाव की माँ की जिंदगी बर्बाद हो गई और नाव भी अनाथ हो गई, इसलिए मैं उनके लिए इतना तो कर ही सकता था। तो नाव मिस्टीरियस आदमी को कहती है तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे हमेशा से लगता था कि तसबुकी ने मेरी लाइफ बर्बाद की है, लेकिन वो नहीं, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद की है। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, तुम्हारी वजह से मैं अनाथ हो गई। तो मिस्टीरियस आदमी को अपने किए पर पछतावा होता है। आगे मिस्टीरियस आदमी को पुलिस पकड़ कर लेकर चली जाती है। आगे तसबुकी की माँ को भी अपने
की ये पर पछतावा होता है और वो भी महल छोड़कर रोड पर भटकती रहती है कि तभी वो देखती है कि एक बच्चे को ट्रक कुचलने ही वाली है। तो तसबुकी की माँ उस बच्चे की जान बचाती है, लेकिन इस चक्कर में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। आगे तसबुकी को जब ये बात पता चलती है कि उसकी माँ मर चुकी है और तसबुकी की माँ ने अपनी आंखें अपने बेटे को डोनेट कर दी है, तो तसबुकी ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और अपनी माँ की आंखें लेने से इनकार कर देता है, क्योंकि तसबुकी को लगता है कि उसकी माँ ने ये सब जानबूझकर किया है ताकि वो अपनी आंखों से फिर से उस स्टोर को देख सके और उस पर कब्जा कर सके। लेकिन तभी टॉमी तसबुकी को बताता है कि जैसा वो सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। उसकी माँ सच में उससे बहुत प्यार करती थी, बस वो ये नहीं चाहती थी कि उसके बेटे का हक छीना जाए, इसलिए वो तसबुकी के साथ इतनी सख्ती करती थी। और तसबुकी की माँ को ये बात पता थी कि तसबुकी की आंखें कमजोर हो रही है, इसलिए उन्होंने पहले ही इस पेपर पर साइन कर दिया था कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उनकी आंखें उसके बेटे को लगा दी जाए। तो तसबुकी ये सुनकर इमोशनल हो जाता है और अपनी माँ का चेहरा देखकर खूब रोता है, लेकिन वो फिर भी सर्जरी कराने से मना कर देता है। तो नाउ तसबुकी को समझाती है और कहती है, तुम्हें मिठाइयाँ बनाना बहुत पसंद है, अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं रहेगी तो तुम मिठाइयाँ कैसे बनाओगे? तुम्हारी माँ भी यही चाहती थी कि तुम मिठाइयाँ बनाओ, क्या तुम अपनी माँ की आखिरी विश पूरी नहीं करोगे? तो तसबुकी नाव की बातें समझ जाता है और सर्जरी करवाने के लिए तैयार हो जाता है। आगे 1 मंथ का लीप आ जाता है, तो नाव उस स्टोर को वैसा ही चलाती है जैसा तसबुकी चलाया करता था। दूसरी तरफ फाइनली ज़ॉम्बी के हाथों में भी अपने पापा जैसा स्वाद आ जाता है, तो ज़ॉम्बी खुद का स्टोर खोलने की तैयारी करता है और ज़ॉम्बी स्योरी से हेल्प मांगता है ताकि स्योरी उसकी स्टोर खोलने में हेल्प कर सके। तो स्योरी ज़ॉम्बी को हाँ कर देती है, क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हैं और फाइनली स्योरी को भी उसका अपना सच्चा प्यार मिल ही जाता है। आगे सारे शेफ नाव को बताते हैं कि आज तसबुकी को डिस्चार्ज मिलने वाला है। क्या तसबुकी इस स्टोर में वापस आएगा? क्या वो कहीं और चला जाएगा? अगर तसबुकी इस स्टोर में वापस आ जाता तो इस स्टोर की तो 4 चांद लग जाती, लेकिन तसबुकी पर जो बीती है पता नहीं वो उसे सहन कर पाएगा या नहीं, और मुझे नहीं लगता कि वो इस स्टोर में वापस आएगा और नाव के अंडर काम करेगा। लेकिन नाव, अगर तुम तसबुकी को मनाओगी तो तसबुकी जरूर वापस आ जाएगा, एक बार तुम ट्राई करके तो देखो। तो नाव को भी तसबुकी की चिंता होने लगती है और नाव दौड़कर तसबुकी के पास जाती है और तसबुकी को कहती है, तसबुकी स्टोर वापस आ जाओ, क्योंकि स्टोर को भी तुम्हारी जरूरत है और मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, प्लीज वापस आ जाओ। तो तसबुकी ये सुनकर खुश हो जाता है और नाव को हक कर लेता है और कहता है, ठीक है मैं वापस आ जाऊंगा। वेल फाइनली इन दोनों का भी पैचअप हो ही जाता है और यहीं पर ये ड्रामा खत्म हो